कल्पना कीजिए एक ऐसे लेगो ब्लॉक की जो इतना लचीला है कि उसी एक ब्लॉक को जोड़कर आप हीरे जैसी दुनिया की सबसे कठोर चीज भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और कमाल की बात देखिए कि उसी ब्लॉक से हमारे शरीर के डीएनए की इतनी जटिल संरचना भी तैयार हो जाती है। एग्जैक्टली। रसायन विज्ञान की दुनिया में ये जादुई लेगो ब्लॉक ही कार्बन कहलाता है। हाँ। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी एक तत्व से बने उस विशाल साम्राज्य को समझने वाले हैं जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक यौगिकों का संसार कहा जाता है। बिल्कुल। और इस चर्चा में हमारा मिशन उस वर्गीकरण को डिकोड करना है जो वैज्ञानिकों को ये भविष्यवाणी करने में मदद करता है कि कोई रसायन कैसा व्यवहार करेगा। सही कहा, क्योंकि मतलब जब लाखों की संख्या में यौगिक मौजूद हों तो बिना किसी व्यवस्थित नक्शे के तो ये सब एक अराजक भीड़ की तरह ही लगेगा, है ना? कारण सिर्फ कुछ नामों को रटने वाली सूची नहीं है। इसे वास्तव में प्रकृति के सोर्स कोड को पढ़ने के एक तरीके की तरह देखा जाना चाहिए। सोर्स कोड। हाँ, जब हम इस व्यवस्था को समझते हैं तो पता चलता है कि कैसे एक ही तरह के परमाणु, मतलब सिर्फ अपनी जुड़ने की व्यवस्था बदल के, कभी एक मीठी खुशबू वाला परफ्यूम बन जाते हैं और कभी एक बेहद ज्वलनशील ईंधन। क्या बात है। और शायद इसीलिए सीखने वालों को ये विषय अक्सर इतना जटिल और डरावना लगता है। हाँ, वो तो है। इस नक्शे को समझे बना आगे बढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। लेकिन अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़कर देखें तो इसके पीछे का तर्क बहुत स्पष्ट है। मेरा मतलब है किसी भी विशाल संरचना को समझने के लिए सबसे पहले उसके मूल ढांचे या कह लें कि उसके कंकाल को समझना पड़ता है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। तो ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर जो श्रृंखलाएं बनाते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। तो शुरुआत करते हैं एसाइक्लिक यौगिकों से। इन्हें ओपन चेन या एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है। इसे आप एक खुली, एकदम सीधी सड़क की तरह समझ सकती हैं। इसमें कार्बन परमाणु एक के बाद एक जुड़कर बस एक लंबी रेखा बनाते हैं। अच्छा, जैसे मीथेन या हेक्सेन। हाँ, बिल्कुल। ये सड़क बिल्कुल सीधी भी हो सकती है या इसमें से कुछ छोटी छोटी गलियां या शाखाएं भी निकल सकती हैं, लेकिन इसका कोई छोर आपस में जुड़ा नहीं होता। समझ गई। लेकिन अगर ये खुली श्रृंखलाएं एक लंबी सड़क की तरह हैं, तो भौतिकी का सामान्य नियम तो ये कहता है कि जब कोई चीज बहुत लंबी और लचीली होती है तो उसके सिरे अक्सर घूमकर वापस आपस में टकरा सकते हैं। तो क्या कार्बन की श्रृंखलाओं में भी ऐसा होता है कि वे खुद की ही पूंछ पकड़कर एक लूप बना ले? अरे बिल्कुल होता है। और यहीं से हमारे दूसरे प्रकार यानी साइक्लिक या क्लोज चेन यौगिकों का जन्म होता है। ओहो। जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मुड़कर आपस में जुड़ जाती है और एक अंगूठी जैसी या रिंग संरचना बना लेती है तो हम उसे साइक्लिक कहते हैं। तो अगर संरचना सरल है और उसमें केवल एक रिंग है तो वो मोनोसाइक्लिक हो गया। एग्जैक्टली। और अगर कई रिंग्स आपस में किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह जुड़ी हुई हैं तो वो पॉलीसाइक्लिक बन जाता है। यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। क्या इस तरह सीधी लाइन से मुड़कर एक गोल रिंग बन जाने में सिर्फ आकार का ही अंतर आता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है कार्बन परमाणु तो वही है ना, बस उनके खड़े होने का तरीका बदल गया है। तो क्या इससे यौगिक के बर्ताव में सच में कोई ठोस फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके हाथ में एक सख्त प्लास्टिक का पाइप है। ठीक है। जब वो सीधा है तो उस पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर आप उसे मोड़कर उसके दोनों सिरों को जोड़ने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा? उस पूरे पाइप में एक तनाव पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, वो वापस सीधा होने के लिए छटपटाएगा। कार्बन की छोटी रिंग्स जैसे कि 3 कार्बन वाले साइक्लोप्रोपेन के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा। उनके बॉन्ड्स के बीच का कोण इतना मुड़ जाता है कि उनमें बहुत तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से वे खुली श्रृंखलाओं की तुलना में बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। अरे वाह, मतलब आकार बदलने से उनका पूरा रासायनिक स्वभाव और उनका स्थायित्व पूरी तरह बदल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो मतलब बहुत ही तार्किक बात है। तनाव की वजह से प्रतिक्रिया करने की दर का बढ़ जाना ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। अब जब हमें इन रिंग संरचनाओं के बारे में पता चली गया है तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस गोल घेरे के अंदर आखिर मौजूद कौन है। सही बात है। क्या इस घेरे में एक वीआईपी क्लब की तरह केवल कार्बन को ही रहने की अनुमति है
या बाहर के लोग भी इसमें आ सकते हैं? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस आधार पर साइक्लिक यौगिकों को आगे दो बहुत ही स्पष्ट उपसमूहों में बांटा गया है। पहला है होमोसाइक्लिक, जिसे कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। नाम से लग रहा है, होमो मतलब एक समान। बिल्कुल। इस रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणु ही होते हैं। रिंग के ढांचे में किसी और तत्व की कोई भी जगह नहीं होती। अच्छा, और अगर कार्बन के अलावा कोई और तत्व इस घेरे का हिस्सा बनना चाहे तो मतलब क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। और उन यौगिकों को हेटेरोसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। ओके। कभी-कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर जैसे तत्व कार्बन की इस रिंग में अपनी जगह बना लेते हैं। इन बाहरी तत्वों को विषम परमाणु या हेटेरो एटम्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम फ्यूरान की बात करें तो उसकी रिंग में एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, पायरोल की रिंग में नाइट्रोजन होता है और थायोफीन में सल्फर अपनी जगह ले लेता है। लेकिन एक मिनट, अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे तत्व कार्बन की रिंग के बीच में ही आ जाते हैं तो क्या इससे कार्बन का मूल ढांचा टूट नहीं जाता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब क्या वो यौगिक अब भी सही मायनों में कार्बनिक रहता है? इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि ये भारी तत्व कार्बन के साथ जुड़ते कैसे हैं। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की बॉन्ड बनाने की क्षमता यानी वैलेंसी कुछ इस तरह की होती है कि वो रिंग के अंदर बिल्कुल वैसे ही फिट हो जाते हैं जैसे किसी मशीन में एक नया गियर लगा दिया जाए। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया उदाहरण है। वे ढांचे को तोड़ते नहीं हैं बल्कि उसी रिंग का एक हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, तो कार्बन अभी भी उस यौगिक की रीढ़ की हड्डी ही रहता है? बिल्कुल। इसीलिए यौगिक निश्चित रूप से कार्बनिक ही रहता है। बस उस नए विषम परमाणु के आ जाने से रिंग के भीतर इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो थोड़ा बदल जाता है, जिससे यौगिक में कुछ नए और विशिष्ट रासायनिक गुण आ जाते हैं। समझ गई। एक तरह से मशीन वही है, बस उसका काम करने का तरीका थोड़ा बदल गया है। सही कहा। अब अगर हम वापस उन होमोसाइक्लिक यौगिकों पर आएं जहां रिंग में सिर्फ कार्बन मौजूद है, तो ये जानना और भी हैरान करने वाला है कि ये शुद्ध कार्बन वाला समूह भी अंदर से काफी जटिल है। ओहो, बिल्कुल। इसके दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले हिस्से हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ। एरोमेटिक यौगिक रसायन विज्ञान के सबसे आकर्षक हिस्सों में से एक है। एरोमा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है मीठी गंध। हाँ। शुरुआती रसायन शास्त्रियों ने देखा कि इस समूह के ज्यादातर यौगिकों में एक बहुत ही खास तरह की खुशबू होती है। तो क्या महक ही इनकी एकमात्र पहचान है? क्योंकि मतलब विज्ञान में सिर्फ ये अच्छा महकता है, ये कोई बहुत ठोस आधार तो नहीं लगता। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। आधुनिक विज्ञान केवल गंध पर निर्भर नहीं करता। एरोमेटिक यौगिकों की असली पहचान एक बहुत ही विशिष्ट गणितीय और रासायनिक नियम से होती है, जिसे हकल का नियम कहा जाता है। ये हक्कल का नियम क्या है? इसे बिना किसी जटिल फॉर्मूले के कैसे समझा जा सकता है? इसे ऐसे सोचिए कि रिंग में मौजूद कार्बन परमाणु अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को एक जगह बांधकर रखने के बजाय उन्हें पूरी रिंग के ऊपर और नीचे एक एक बादल की तरह घूमने के लिए आजाद कर देते हैं। अच्छा, एक बादल की तरह? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के नहीं होते, बल्कि पूरी रिंग की संपत्ति बन जाते हैं। इस आजाद घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बादल को डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बादल रिंग के चारों तरफ एक अभेद्य ढाल या शील्ड बना लेता है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का फोर्स फील्ड है जो अणुओं को टूटने से बचाता है। बिल्कुल। हकल का नियम यही तय करता है कि किस रिंग में ये मजबूत ढाल बन पाएगी और किस में नहीं, और जिस यौगिक में ये ढाल बन जाती है वो अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो जाता है, वो आसानी से टूटता नहीं है। क्या बात है। और मुझे पता है कि इस आधार पर एरोमेटिक यौगिकों को भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। जी, बेंजीनॉइड वो हैं जिनमें कम से कम एक 6 कार्बन वाली प्रसिद्ध बेंजीन रिंग होती है, जैसे नेफ्थलीन या फिनोल। और नॉन बेंजीनॉइड वो हैं जो हकल के नियम का पालन तो करते हैं, मतलब उनके पास वो इलेक्ट्रॉनों वाली ढाल तो होती है, लेकिन उनकी संरचना में बेंजीन जैसी कोई रिंग नहीं होती। बिल्कुल सही। इसके बेहतरीन उदाहरण ट्रोपोलोन और एजुलिन हैं। और अब आते हैं उस दूसरे प्रकार पर जो शुद्ध कार्बन रिंग्स का ही हिस्सा है, एलिसाइक्लिक यौगिक। ये वो यौगिक है ना जो छलावा करते हैं? हाँ, ये देखने में तो रिंग जैसे लगते हैं, लेकिन इनके पास हकल के नियम वाली वो सुरक्षा ढाल नहीं होती।
तो अगर उनके पास वो ढाल नहीं है तो क्या वे उन एरोमेटिक यौगिकों से बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं? पूरी तरह से अलग। भले ही उनका शरीर एक गोल रिंग की तरह हो, लेकिन उनका रासायनिक बर्ताव उन खुली श्रृंखला वाले यौगिकों से मिलता जुलता है जिनकी चर्चा हमने एकदम शुरुआत में की थी। अच्छा। क्योंकि उनके पास कोई ढाल नहीं है, इसलिए वे किसी आम खुली श्रृंखला की तरह ही आसानी से प्रतिक्रिया कर लेते हैं। इसीलिए इनका नाम एलिसाइक्लिक रखा गया है, एलिफैटिक और साइक्लिक को मिलाकर। समझ गई, जैसे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन। जी बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है कि रसायन विज्ञान में रूप रंग हमेशा असली स्वभाव को नहीं दर्शाता। ढांचा भले ही एक गोल रिंग बन जाए, लेकिन जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की वो खास ढाल नहीं बनेगी, वो एक आम खुली श्रृंखला की तरह ही बर्ताव करेगा। एकदम सही। अब कंकाल और रिंग्स की इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक सवाल जो मन में आना स्वाभाविक है वो ये है कि अगर ये कंकाल सिर्फ एक ढांचा है तो फिर इन यौगिकों को उनका असली चरित्र आखिर कौन देता है? और यहीं पे प्रवेश होता है उन गेम चेंजर्स का जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स या कार्यात्मक समूह कहते हैं। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है जो शायद इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी बना दे। हाँ बताइए। मान लीजिए कि कोई कार्बनिक यौगिक एक स्मार्टफोन है। ठीक है। उस यौगिक का जो कार्बन और हाइड्रोजन का ढांचा है, जिसे हम R से दर्शाते हैं, वो उस फोन का हार्डवेयर है, और जो फंक्शनल ग्रुप जिसे हम X से दर्शाते हैं उसके साथ जुड़ता है, वो उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तुलना है ना? फोन दिखने में कैसा होगा, उसका वजन कितना होगा, ये उसका हार्डवेयर यानी R तय करेगा। लेकिन फोन असल में काम कैसे करेगा, वो क्या क्या कर सकता है, ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी X तय करेगा। यह वर्गीकरण को समझने का सबसे सटीक तरीका है। विज्ञान की भाषा में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, वो सभी कार्बनिक यौगिकों के बेस मॉडल या हार्डवेयर हैं। जब इस हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर किसी अन्य परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को यानी X को लगा दिया जाता है, तो यौगिक का पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। क्या हम इसका कोई ऐसा उदाहरण देख सकते हैं जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हो? मतलब हार्डवेयर वही रहे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने से पूरी चीज ही बदल जाए। बिल्कुल। ईथेन का उदाहरण लेते हैं। ईथेन 2 कार्बन वाला एक हाइड्रोकार्बन है। ये हमारा हार्डवेयर है। कमरे के तापमान पर यह एक गैस है जिसमें कोई गंध नहीं होती। ओके। अब हम इसमें एक बहुत छोटा सा बदलाव करते हैं। हम इसका एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह -OH समूह लगा देते हैं। ये -OH समूह अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप या हमारा नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी ईथेन से इथेनॉल बन गया। जी, और सिर्फ इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा देखिए। जो ईथेन पहले एक गंधहीन गैस थी, अब वो इथेनॉल नामक एक तरल पदार्थ बन चुकी है। बाप रे, सिर्फ एक ग्रुप से गैस से सीधा लिक्विड। हाँ, और ये वही इथेनॉल है जिसका इस्तेमाल घावों को साफ करने वाले सैनिटाइजर में होता है, जो ईंधन के रूप में गाड़ियों में डाला जाता है और जो शराब के रूप में पिया भी जाता है। कमाल है। ये सब सिर्फ एक OH समूह जुड़ने के कारण हुआ। जो R भाग है वो केवल पिघलने या उबलने के तापमान जैसे भौतिक गुण तय करता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तय करता है कि वो रसायन दुनिया के साथ कैसे कैसे प्रतिक्रिया करेगा। ये सच में असाधारण है, और अलग अलग तरह के व्यवहार पैदा करने के लिए ऐसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हैलोजन, मेरा मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ जाए तो यौगिक हैलाइड बन जाता है। अगर -COOH जुड़ जाए तो वो सिरके की तरह खट्टा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और CHO जुड़ने पर एल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ तक कि कार्बन परमाणुओं के बीच अगर सिंगल बॉन्ड की जगह डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी एक फंक्शनल ग्रुप ही माना जाता है। एकदम सही कहा आपने। और प्रकृति बस यही नहीं रुकती। कई बार एक ही ढांचे में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप भी जुड़े होते हैं। मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में एक साथ 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हों। क्या बात है। इन्हें पॉलीफंक्शनल यौगिक कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि जब ये अलग अलग समूह एक साथ आते हैं तो वे सिर्फ अपना अपना काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के गुणों को मॉडिफाई भी करते हैं। अच्छा, तो वे मिलकर एक बिल्कुल नया और जटिल व्यवहार बना देते हैं। जी बिल्कुल। अब इस विशाल और जटिल परिवार में इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी एक ऐसा नियम है जो इस पूरे परिवार को जोड़े रखता है।
और यहीं पर समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज की अवधारणा सामने आती है। हाँ, समझातीय श्रेणी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रकृति कितनी व्यवस्थित है। अब इसे एक अंतहीन सीढ़ी की तरह सोच सकती हैं। एक सीढ़ी? हाँ, ये एक ही परिवार के यौगिकों की एक श्रृंखला है जहां सभी सदस्यों का फंक्शनल ग्रुप यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल एक ही होता है, बस उनके हार्डवेयर का आकार बढ़ता जाता है। इस सीढ़ी के किन्हीं भी दो लगातार स्टेप्स के बीच हमेशा एक CH2 समूह का अंतर होता है, यानी हर अगले कदम पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। और वजन में ये 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई या 14 AMU के बराबर होता है ना? बिल्कुल सही। तो अगर हम इसे फिर से किसी वास्तविक दुनिया के उदाहरण से जोड़ें, तो क्या हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन और मोमबत्ती का मोम इसी सीढ़ी के अलग-अलग हिस्से हैं? ये तो बहुत ही शानदार तुलना है। अगर हम एल्केन परिवार की सीढ़ी पर चढ़ें तो शुरुआत में 1 या 2 कार्बन वाले सदस्य जैसे मीथेन, ईथेन गैस होते हैं जो हम अपने चूल्हे में जलाते हैं। हाँ। जैसे जैसे हम सीढ़ी पर ऊपर जाते हैं और कार्बन की संख्या 6 या 8 तक पहुंचती है, जैसे ऑक्टेन, तो वे तरल बन जाते हैं, जो हमारी गाड़ियों का पेट्रोल है। अरे वाह! और जब हम इसी सीढ़ी पर 20 या 30 कार्बन की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो वे भारी होकर ठोस बन जाते हैं, जिसे हम पैराफिन वैक्स या मोम कहते हैं। उनका मूल रासायनिक स्वभाव एक ही है, बस सीढ़ी पर उनकी ऊंचाई ने उनकी भौतिक अवस्था बदल दी है। यह वर्गीकरण की असली ताकत है यार। और अब आते हैं इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे भ्रामक हिस्से पर, संतृप्ति या सैचुरेशन। हाँ। संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों का नियम बहुत सीधा लगता है। कहा जाता है कि अगर कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो वो संतृप्त है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो असंतृप्त हो जाता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम फिर से एक रोजमर्रा का उदाहरण ले सकते हैं। हम अक्सर खाने में सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में सुनते हैं। हाँ, डाइट ऑफ फिटनेस में तो बहुत सुनते हैं। जो संतृप्त या सैचुरेटेड होते हैं, जैसे मक्खन, उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इससे उनकी श्रृंखलाएं बिल्कुल सीधी होती हैं और वे एक दूसरे के ऊपर आसानी से पैक हो जाते हैं। इसीलिए मक्खन कमरे के तापमान पर ठोस रहता है। वहीं दूसरी ओर जब डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी अनसैचुरेटेड, तो उस सीधी श्रृंखला में एक मोड़ या किंक आ जाता है। अच्छा, तो वो मोड़ उन्हें एक दूसरे के करीब नहीं आने देता? एग्जैक्टली। इसीलिए अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल तरल अवस्था में रहते हैं। ये उनके रासायनिक बॉन्ड्स का एक सीधा सा भौतिक परिणाम है। सिंगल बॉन्ड का मतलब सीधा रास्ता, और डबल बॉन्ड का मतलब रास्ते में एक टेढ़ापन। ये तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन यहीं पर मैं एक ऐसी तकनीकी बारीकी को सामने लाना चाहती हूँ जहां अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि मेरे पास एक यौगिक है, एसीटोन, जिसका इस्तेमाल हम नेल पॉलिश हटाने के लिए करते हैं। बहुत आम चीज है। ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O। अब चूंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो सामान्य तर्क तो यही कहेगा कि ये एक असंतृप्त यौगिक होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन रसायन विज्ञान कहता है कि एसीटोन एक संतृप्त यौगिक है। ये दोहरा मापदंड क्यों? डबल बॉन्ड होने के बावजूद इसे संतृप्त क्यों माना जाता है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये एक बहुत ही शानदार आहा मोमेंट है उन सभी के लिए जो रसायन विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं। यहीं पर नियम की असल बारीकी छिपी है। असंतृप्ति का जो नियम है वो केवल और केवल कार्बन के उस मूल ढांचे पर लागू होता है। यानी एक यौगिक को असंतृप्त तभी माना जाएगा जब वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड सीधे तौर पर किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच मौजूद हो। एसीटोन के मामले में कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच तो अभी भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है ना। अरे हाँ। कार्बन की मुख्य श्रृंखला पूरी तरह से संतृप्त है। इसीलिए ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बने डबल बॉन्ड यौगिक को असंतृप्त की श्रेणी में नहीं डालते। क्या बात है! ये एक ऐसा ज्ञान है जो स्पष्ट रूप से रटने और असल में समझने के बीच का अंतर तय करता है। सिर्फ डबल बॉन्ड देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये देखना जरूरी है कि वो बॉन्ड किन 2 परमाणुओं के बीच बना है। बिल्कुल सही बात है। तो आज के इस विस्तृत और गहरे विश्लेषण से एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है।
कार्बनिक यौगिकों का ये विशाल साम्राज्य जो बाहर से एक अराजक जंगल की तरह दिखता है, असल में एक बेहद व्यवस्थित और नियमों से संचालित शहर है। खुली श्रृंखलाओं के सीधे रास्तों से लेकर होमोसाइक्लिक रिंग्स के गोल चौराहों तक, हक्कल के नियम की अभेद्य ढाल वाले एरोमेटिक यौगिकों से लेकर कंकाल को नया जीवन देने वाले फंक्शनल ग्रुप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम तक। बिल्कुल। इस ब्रह्मांड में हर कार्बनिक अणु का अपना एक निश्चित स्थान, एक तार्किक ढांचा और एक भविष्यवाणी करने योग्य व्यवहार है। और ये सब कुछ सिर्फ एक तत्व के जुड़ने के उन अनगिनत तरीकों के कारण ही संभव हो पाया है। कार्बन के इस लचीलेपन ने ही इस बात को सुनिश्चित किया है कि जीवन इतनी विविधताओं के साथ फल फूल सके। सच में। तो अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक ऐसा विचार है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। हमने देखा कि हमारी इस पृथ्वी पर प्रकृति ने केवल कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ अन्य तत्वों की बॉन्डिंग में थोड़े थोड़े बदलाव करके लाखों प्रकार के यौगिक बना दिए हैं। हाँ। जीवन रक्षक दवाओं से लेकर घातक रसायनों तक। हमारे ग्रह पर जीवन का पूरा आधार इसी कार्बन डिक्शनरी पर टिका है। तो जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि इस अनंत ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में, किसी अन्य ग्रह पर विकास की कहानी बिल्कुल अलग तरीके से लिखी गई हो? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या वहां जीवन का आधार कार्बन के बजाय किसी बिल्कुल ही अलग तत्व जैसे कि सिलिकॉन की ऐसी ही जटिल और व्यवस्थित श्रृंखलाओं पर टिका हो सकता है? क्या ब्रह्मांड के पास कोई दूसरी केमिकल डिक्शनरी मौजूद हो सकती है जो हमारे नियमों से बिल्कुल अलग हो? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी एक सवाल के साथ आज का ये गहरा विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं। ब्रह्मांड के इन रहस्यों पर सवाल उठाते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए। सोचिए कि आप 17वीं सदी के एक रसायनज्ञ हैं। आपने अभी सैकड़ों लाल चींटियों को कुचला है, उन्हें उबाला है और एक बेहद तीखा सा एसिड निकाला है। अरे बाप रे, सुनने में ही अजीब लग रहा है ना? और वो एसिड त्वचा पर लगते ही जलन पैदा करता है। अब सवाल ये है कि आप इस नई खोज को नाम क्या देंगे? हाँ, क्योंकि उस दौर में तो कोई नियम कानून थे ही नहीं। बिल्कुल। तो आपने सोचा, भाई ये चींटियों से मिला है तो इसका नाम चींटियों पर ही रख देते हैं। और इस तरह जन्म हुआ फार्मिक एसिड का। अच्छा, क्योंकि लैटिन भाषा में लाल चींटी को फॉर्मिका कहते हैं। सही कहा। तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का विषय भी यही है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जिसे हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हाँ, और हम आज के स्रोतों के जरिए उस अजीबोगरीब ऐतिहासिक दौर से लेकर IUPAC की बेहद सटीक और गणितीय दुनिया तक का सफर तय करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रहा था कि शुरुआती दिनों में रसायन विज्ञान कैसा रहा होगा। कोई नियम नहीं, कोई सार्वभौमिक नियम पुस्तिका थी ही नहीं। वैज्ञानिकों को जो रसायन जहां से मिला या जिस चीज से वो बना, बस उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया गया। अच्छा, तो जो मन में आया वो नाम रख दिया? हाँ, और इस व्यवस्था को हम तुच्छ प्रणाली यानी ट्रिवियल सिस्टम कहते हैं। ट्रिवियल सिस्टम। हाँ, सुनने में ये तुच्छ जरूर रखता है, लेकिन उस समय रसायनों को पहचानने का यही इकलौता तरीका था। और इसके नतीजे बड़े ही दिलचस्प रहे। मतलब फार्मिक एसिड का उदाहरण तो हमने लिया ही, हमारी रसोई में रखा सिरका भी इसी दौर की देन है। हाँ, सिरके का मुख्य घटक एसिटिक एसिड होता है। बिल्कुल। और लैटिन भाषा में सिरके को एसिटम कहा जाता है, तो बस नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। सही है। इसी तरह यूरिया का नाम सीधे तौर पर यूरिन से आया, क्योंकि इसे वहीं से निकाला गया था। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो सबसे अजीब लगता है वो है मिथाइल अल्कोहल का पुराना नाम। आहा, आप वुड स्पिरिट की बात कर रही हैं ना? हाँ, वुड स्पिरिट। मतलब किसी रसायन को आत्मा या स्पिरिट कहना थोड़ा रहस्यमयी नहीं लगता? बहुत रहस्यमयी लगता है। ऐसा लगता है जैसे विज्ञान कम और जादू टोना ज्यादा हो रहा हो। हाँ, लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए लकड़ी से निकाला जाता था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसका मतलब लकड़ी को जलाना नहीं होता ना? नहीं, जलाना बिल्कुल नहीं। इसमें लकड़ी को एक बंद बर्तन में, जहां ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। अच्छा, तो बिना ऑक्सीजन के गर्म करना? हाँ, और ऑक्सीजन की कमी के कारण लकड़ी जलने के बजाय टूटने लगती है। उसमें से कई तरह के वाष्प और गैसें निकलती हैं। और फिर उन गैसों को ठंडा किया जाता होगा? बिल्कुल। जब उन्हें ठंडा किया गया तो जो तरल मिला उसे उन्होंने वुड स्पिरिट कह दिया।
ये ऐसा था मानो उन्होंने लकड़ी के अंदर छिपी किसी अदृश्य शक्ति को बाहर निकाल लिया हो। अरे वाह, ये तो सच में एल्केमी या कीमियागिरी वाला एहसास देता है। और अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो मीथेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हाँ, मीथेन को मार्श गैस कहा जाता था। मार्श गैस, क्योंकि ये दलदलों में सड़ते हुए पेड़ पौधों के बीच से बुलबुलों के रूप में निकलती थी। मार्श मतलब दलदल। सही कहा। लेकिन इसका एक और नाम था जिसने वास्तव में इतिहास में काफी तबाही मचाई है। आप फायर डैम्प की बात कर रही हैं। बिल्कुल, फायर डैम। ये नाम सीधे तौर पर कोयले की खदानों से आया है। खनिकों के लिए तो ये गैस एक अदृश्य मौत की तरह थी। हाँ, क्योंकि मीथेन जब खदान की हवा के साथ एक खास अनुपात में मिलती है तो वो एक बेहद विस्फोटक मिश्रण बन जाती है। मतलब एक छोटी सी चिंगारी और सब खत्म। खदान में काम करने वालों की लालटेन की एक चिंगारी भी उस पूरी खदान को उड़ाने के लिए काफी होती थी। बाप रे। इसीलिए इसे फायर डैम कहा गया। तो ट्रिवियल सिस्टम में सिर्फ स्रोत ही नहीं बल्कि रसायनों के खतरनाक गुण भी उनके नाम का हिस्सा बन जाते थे। और वानस्पतिक दुनिया ने भी इस नामकरण में खूब योगदान दिया। जैसे ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिस पौधे से आया, मैलिक एसिड सेब के वानस्पतिक नाम पायरसमैलिस से, और साइट्रिक एसिड खट्टे फलों यानी सिट्रस से। सही बात है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं तो ये ट्रिवियल सिस्टम बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी बच्चे का नाम उसके पैदा होने की जगह, उस दिन के मौसम या उसके स्वभाव के आधार पर रख दिया जाए। कैसे मतलब? जैसे अगर कोई बच्चा बहुत रोता है तो उसका नाम तूफान रख दिया। अच्छा, एनालॉजी तो बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन सोचिए अगर एक ही मोहल्ले में 10 तूफान पैदा हो जाएं तो क्या होगा? तब तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बस यही समस्या ट्रिवियल सिस्टम के साथ होने लगी। जब रसायनों की संख्या 50 या 100 थी तब तक तो काम चल गया। लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक तो रसायन विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि फ्रांस का कोई वैज्ञानिक किसी नए पौधे से एक एसिड निकालता है और उसका नाम उस पौधे पर रख देता है। हाँ। वही जर्मनी का कोई वैज्ञानिक उसी एसिड को किसी दूसरे स्रोत से निकालता है और उसका नाम कुछ और रख देता है। रसायन एक ही है लेकिन नाम अलग अलग। तो वे आपस में अपने शोध साझा कैसे करेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। मतलब लंदन में जैसे मार्श गैस कह रहे हैं, हो सकता है कि पेरिस में उसे कुछ और ही पुकारा जा रहा हो। बिल्कुल। और विज्ञान की प्रगति तो इसी बात पर निर्भर करती है कि आप एक दूसरे के काम को समझ सकें। हाँ, भाषा तो एक होनी चाहिए। और इसी वैश्विक भ्रम ने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि रसायनों को उनके बाहरी स्रोत से पहचानना बंद करना होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्हें उस रसायन के अंदर झांकना पड़ा, उसके कंकाल या कह लें कि आणविक संरचना को देखना शुरू किया। अच्छा, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हाँ, यहीं से रसायन विज्ञान ने अपना ध्यान कार्बन के परमाणुओं के जुड़ने के तरीके पर केंद्रित किया और एक वैज्ञानिक व्याकरण की नींव रखी। और इस व्याकरण का पहला अध्याय है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम पैराफिन भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि पैराफिन शब्द 2 लैटिन शब्दों से बना है। पैरम जिसका अर्थ है कम और एफिनिस जिसका अर्थ है लगाव या संबंध, यानी कम लगाव वाला। हाँ, कम लगाव वाला। ये नाम उनकी संरचना के बारे में हमें क्या बताता है? ये नाम उनके पूरे रासायनिक व्यवहार को समझा देता है। देखिए, पैराफिन में कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड। हाँ, और ये सिंगल बॉन्ड बहुत ही स्थिर और मजबूत होते हैं। आप इन्हें एक ऐसे बंद और सुरक्षित तिजोरी की तरह समझ सकते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि ये बॉन्ड पहले से ही पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, मतलब सैचुरेटेड होते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये अणु किसी अन्य रसायन के साथ जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करते, उनका किसी और से कोई लगाव नहीं होता। अरे वाह, इसलिए उन्हें पैराफिन कहा गया। हाँ, और इनका एक सीधा सा गणितीय सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। तो अगर हम इस सूत्र में n की जगह 1 रखें तो हमें CH4 यानी मीथेन मिलता है। सही। 2 रखें तो C2H6 यानी ईथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मतलब ये एक पूरी सीरीज बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि तब ये कार्बन सिर्फ एक सीधी लाइन में ही नहीं जुड़ते, वे अलग अलग शाखाएं बनाने लगते हैं, जैसे किसी पेड़ की डालियां। अच्छा, मतलब ब्रांचिंग होने लगती है। हाँ, और यही हमें समझना होगा कि एक कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने प्रकार के होते हैं।
स्रोत के अनुसार मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। बिल्कुल। संरचना को समझने के लिए ये सबसे जरूरी हिस्सा है। पहला है प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन। ये श्रृंखला के बिल्कुल सिरे पर होता है ना? हाँ, या तो अकेला होता है या केवल एक और कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है। और दूसरा है द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन। सही। यह श्रृंखला के बीच में एक कड़ी की तरह होता है जो अपने अगल-बगल 2 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। अच्छा, तो मैं अंदाजा लगाता हूं तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन वो होगा जो 3 दिशाओं में अन्य कार्बन से जुड़ा हो। बिल्कुल सही पकड़े। और अंत में चतुर्थक या 4 डिग्री कार्बन जो चारों तरफ से 4 अन्य कार्बनों से घिरा रहता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इस तरह अलग-अलग जुड़ने से रसायन के गुण बदल जाते हैं? मतलब टुकड़े तो वही है ना? देखिए, रसायन विज्ञान में संरचना ही सब कुछ है। अच्छा। हाँ, जब एक कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री स्थिति में होता है तो उसके चारों तरफ काफी भीड़-भाड़ हो जाती है। भीड़-भाड़ मतलब जगह कम पड़ जाती है। हाँ, इसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस या ट्रिविम बाधा कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक 4 डिग्री कार्बन है, वो बीच में फंसा हुआ है और उसके चारों तरफ अन्य कार्बन का पहरा है। जैसे कोई वीआईपी सिक्योरिटी के बीच में हो। बिल्कुल। अगर कोई बाहरी रसायन आकर उस 4 डिग्री कार्बन पर हमला करना चाहे तो वो उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। इसीलिए भले ही परमाणुओं की संख्या समान हो, उनकी संरचना ये तय करती है कि वे कितनी आसानी से प्रतिक्रिया करेंगे या उनका उबलने का तापमान क्या होगा। अब समझ में आया। तो जब समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले यौगिक अलग-अलग संरचनाएं बनाते हैं तो हम उन्हें आइसोमेरिक पैराफिन्स कहते हैं। हाँ, आइसोमर्स। और यहीं पर ट्रिवियल सिस्टम ने एक आखिरी कोशिश की थी इन संरचनाओं को नाम देने की, जिसमें एन, आइसो और नियो जैसे प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। यहाँ हम लेगो ब्लॉक्स का उदाहरण ले सकते हैं। लेगो ब्लॉक्स? हाँ, मान लीजिए आपके पास 5 कार्बन परमाणु लेगो के टुकड़ों के रूप में है। अगर आप उन 5 को एक सीधी लाइन में जोड़ देते हैं जिसमें कोई शाखा नहीं है तो उसे नॉर्मल कहा जाएगा। अच्छा, तो इसके नाम के आगे एन लगेगा, जैसे एन पेंटेन। सही। ठीक है। लेकिन अगर मैं उन 5 में से 4 लेगो ब्लॉक्स को सीधी लाइन में रखूं और 5वें ब्लॉक को उठाकर किनारे वाले से ठीक पहले वाले ब्लॉक पर, मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पर लगा दूं, तो क्या होगा? तब संरचना बदल गई। अब आपके पास एक शाखा आ गई है। जब मुख्य श्रृंखला के दूसरे अंतिम कार्बन पर एक मिथाइल समूह जुड़ जाता है तो उसे आइसो कहते हैं। आइसो? हाँ, और आइसो संरचना की एक बड़ी पहचान ये है कि उसमें आपको एक 3 डिग्री कार्बन जरूर मिलेगा क्योंकि वो ब्रांचिंग पॉइंट होता है। समझ गया। और अगर आप 2 लेगो ब्लॉक्स को उसी दूसरे अंतिम कार्बन पर ऊपर और नीचे लगा दे तो उसे नियो कहा जाता है। नियो में हमेशा एक 4 डिग्री कार्बन मौजूद होता है। लेगो वाली ये बात तो एकदम साफ है। अगर एन एक सीधी सड़क है तो आइसो एक ऐसा चौराहा है जहां एक गली मुड़ रही है, और नियोड एक प्रॉपर क्रॉस रोड है जहां से चारों तरफ रास्ते निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी। लेकिन एक दिक्कत है। क्या? अगर मेरे पास 5 लेगो ब्लॉक्स के बजाय 50 लेगो ब्लॉक्स हों, तब तो मैं इतनी शाखाएं निकाल सकता हूं कि आइसो और नियो जैसे शब्द कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल कम पड़ जाएंगे। मतलब मैं कितनी बार कहूंगा कि दूसरी गली से तीसरी शाखा के चौथे मुहाने पर। हाँ, और ठीक यही वो जगह है जहां ट्रिवियल सिस्टम ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। मतलब वो सिस्टम फेल हो गया? हाँ, जब यौगिकों में दर्जनों कार्बन होने लगे, उनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ने लगे, तो एन, आइसो, नियो से काम चलाना असंभव हो गया। अब एक नए सिस्टम की जरूरत थी। विज्ञान को अब एक ऐसी नियम पुस्तिका की जरूरत थी जो 5 कार्बन वाले यौगिक से लेकर 500 कार्बन वाले जटिल यौगिक तक हर किसी पर समान रूप से लागू हो सके। और यहीं से जन्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी IUPAC प्रणाली का। बिल्कुल, IUPAC। ये प्रणाली जो असल में रसायन विज्ञान की एक सार्वभौमिक भाषा है। स्रोतों के अनुसार इसका सबसे बड़ा और अटल सिद्धांत यह है कि एक दिए गए यौगिक का केवल एक और एक ही नाम हो सकता है, कोई दोहराव नहीं। हाँ, ट्रिवियल नाम अगर उस यौगिक की पहचान बताते थे तो IUPAC नाम सीधा उस यौगिक का नक्शा या संरचना बता देते हैं। इसे भी हम उसी लेगो वाले उदाहरण से समझते हैं। बताइए। ट्रिवियल नाम आपको लेगो से बने एक महल की तस्वीर दिखाता है और कहता है
ये हॉगवर्ट्स है। तस्वीर देखकर मैं पहचान तो लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसे बनाना कैसे है। बिल्कुल, जबकि IUPAC नाम वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो आपको बताता है कि कौन सा लाल ब्लॉक किस नीले ब्लॉक के ऊपर लगेगा। अरे वाह, ये आपको पूरी संरचना का ब्लूप्रिंट देता है। हाँ, और इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ने का एक बहुत ही स्पष्ट गणितीय फॉर्मूला है। हर व्यवस्थित IUPAC नाम मुख्य रूप से 4 हिस्सों से मिलकर बनता है। उपसर्ग या प्रीफिक्स, रूट शब्द, प्राथमिक प्रत्यय यानी प्राइमरी सफिक्स और द्वितीयक प्रत्यय यानी सेकेंडरी सफिक्स। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे बीच में होता है रूट शब्द। रूट शब्द किसी भी नाम की नींव है। ये हमें ये बताता है कि यौगिक की सबसे लंबी निरंतर कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं। अच्छा, कार्बन की गिनती। हाँ, 1 से 4 कार्बन तक के लिए हम विशिष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट। और 5 से आगे हम ग्रीक गिनती का पालन करते हैं। बिल्कुल। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो रूट शब्द पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि आपके कंकाल में कितनी हड्डियां हैं। सही कहा। और हड्डियों के बाद बारी आती है उनके बीच के जोड़ों की। ये काम प्राइमरी सफिक्स करता है ना, जो रूट शब्द के ठीक बाद आता है। हाँ, ये बताता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच का बॉन्ड कैसा है। अगर पूरी श्रृंखला में केवल सिंगल बॉन्ड्स है तो हम रूट शब्द में एन जोड़ देते हैं। और अगर कहीं भी एक डबल बॉन्ड आ गया तो ईन जुड़ जाता है। बिल्कुल। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाता है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सेकेंडरी सफिक्स। हाँ, ये हिस्सा तब जुड़ता है जब यौगिक में कोई विशेष फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। फंक्शनल ग्रुप ही तय करते हैं कि वो रसायन असल में काम क्या करेगा। सही कहा ना? बिल्कुल। क्या वो एक एसिड है, क्या वो अल्कोहल है? अगर श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है तो नाम के अंत में OH एसिड लग जाता है। हाँ, अगर अल्कोहल समूह है तो ऑल लगता है। एल्डिहाइड के लिए अल और कीटोन के लिए ओन का इस्तेमाल होता है। और सबसे पहले जो आता है वो है उपसर्ग या प्रीफिक्स। सही। ये हमें बताता है कि मुख्य श्रृंखला से कौन सी शाखाएं लटकी हुई हैं, जैसे मिथाइल या इथाइल समूह, या फिर कोई क्लोरीन या ब्रोमीन परमाणु। और वे किस नंबर के कार्बन पर लगे हैं ये भी इसी से पता चलता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे फॉर्मूले का एक टेस्ट लेते हैं। स्रोत सामग्री में एक नाम दिया गया है। और ईमानदारी से कहूं तो ये किसी वाईफाई के पासवर्ड जैसा लग रहा है। हाँ, नाम क्या है? नाम है 4 मिथाइल पेंट 2-in-1-ऑल। 4 मिथाइल पेंट 2-in-1-ऑल। हाँ, 1 मिनट के लिए तो मैं इसे देखकर ही घबरा गया। इसे कहां से पढ़ना शुरू करें? जब भी कोई ऐसा डरावना नाम सामने आए तो उसे बाएं से दाएं पढ़ने की गलती मत कीजिए। तो फिर कैसे पढ़ें? हमेशा बीच से शुरू कीजिए, जहां रूट शब्द छिपा है। इस नाम में बीच में क्या दिख रहा है? इसमें पेंट लिखा है। बस, पेंट का मतलब है कि आपके पास 5 कार्बन की एक मुख्य श्रृंखला है। आपने 5 कार्बन लाइन से रख दिए। अब उसके ठीक आगे क्या है? उसके आगे लिखा है 2-in। इन प्राइमरी सफिक्स है जो बताता है कि एक डबल बॉन्ड है। और 2 का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच मौजूद है। बिल्कुल। अब आगे बढ़िए। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? अंत में लिखा है 1-ऑल। ऑल मतलब अल्कोहल और 1 का मतलब है कि ये पहले कार्बन से जुड़ा है। और अंत में सबसे आगे जाइए, उपसर्ग पर। सबसे आगे है 4 मिथाइल, मतलब चौथे कार्बन पर एक मिथाइल की शाखा लटकी हुई है। तो क्या बना स्ट्रक्चर? अरे वाह, 4 मिथाइल पेंट 2-in-1-ऑल। पहले जो नाम एक रैंडम कोड लग रहा था, अब वो एक परफेक्ट 3D नक्शा बन गया है। बिल्कुल। 5 कार्बन, पहले पर अल्कोहल, दूसरे पर डबल बॉन्ड और चौथे पर एक ब्रांच। दिमाग चकरा गया मेरा तो। यही इस प्रणाली की असली ताकत है। एक और उदाहरण लेते हैं। 3-ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड। 3-ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड। अगर मैं इसे डिकोड करूं तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, सही। N का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड का मतलब है कि कार्बन नंबर 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। और प्रीफिक्स? 3-ब्रोमो का मतलब है कि तीसरे कार्बन पर एक ब्रोमीन परमाणु लटका है। एकदम परफेक्ट। ये सटीकता हैरान करने वाली है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। क्या सवाल? फॉर्मिक एसिड मतलब लाल चींटी या वुड स्पिरिट जैसे नामों में
एक इतिहास था, एक कहानी थी। क्या 4 मिथाइल पेंटेन 2 in 1 ऑल जैसे नामों ने रसायनों से उनकी आत्मा नहीं छीन ली? क्या हमने वैज्ञानिक सटीकता के चक्कर में उस ऐतिहासिक रोमांस को खत्म नहीं कर दिया? ऐतिहासिक रोमांस कहानियों के किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एक प्रयोगशाला में खड़े हैं और आप कैंसर की कोई नई दवा बना रहे हैं, तो आप भावनाओं पर निर्भर नहीं रह सकते। ये तो है। चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में एक छोटे से मिथाइल समूह की जगह बदलने से एक जीवन रक्षक दवा एक खतरनाक जहर में बदल सकती है। बाप रे, वहां हमें रोमांस नहीं बल्कि बेदाग सटीकता चाहिए। बिल्कुल सही बात है। IUPAC प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि टोक्यो में बैठा एक वैज्ञानिक जब 4 मिथाइल पेंट 2 in 1 ऑल मंगाए तो उसे न्यूयॉर्क की वेब से ठीक वही संरचना मिले, कुछ और नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने रसायन विज्ञान की एक बेहद रोमांचक विकास यात्रा देखी है। हाँ, बिल्कुल देखी है। हमने शुरुआत वहां से की जहां इंसान रसायनों को उनके बाहरी स्वरूप या स्रोत से पहचानता था, चाहे वो चींटियों का काटना हो या खदानों का मुने वाले धमाके हों। सही कहा। फिर संचार की जरूरत ने हमें अणुओं के अंदर झांकने पर मजबूर किया, जहां हमने स्टेरिक हिंड्रेंस और लेगो जैसी संरचनाओं को समझा। और अंततः हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां हमने रसायनों को पहचानने के लिए एक ऐसी सार्वभौमिक गणितीय भाषा का निर्माण किया जिसने विज्ञान की दुनिया से हर तरह के भ्रम को मिटा दिया। और IUPAC प्रणाली की ये निर्विवाद सटीकता मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प विचार पैदा कर रही है। वो क्या? आज हमने देखा कि रसायन विज्ञान में एक शब्द या नाम का मतलब केवल एक ही सटीक संरचना होता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर इंसानों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, मतलब हमारी रोजमर्रा की बातचीत भी IUPAC सिस्टम की तरह ही सटीक हो जाए। मतलब जो बोला वही समझा जाए। हाँ, जहां हमारे बोले गए हर शब्द का केवल एक ही निर्विवाद अर्थ हो, जिसमें भावना या टोन की कोई मिलावट ना हो, क्या उससे दुनिया के सारे झगड़े और गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? ये तो बहुत गहरी बात है। या फिर हम इंसानों की बातचीत बस एक रोबोटिक कोड बनकर रह जाएगी जिसमें से सारी स्पिरिट गायब हो चुकी होगी? ये सच में एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई में सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हमें इंसानी रिश्तों में भी IUPAC जैसी किसी नियम पुस्तिका की जरूरत है, या फिर हमारी वो तुच्छ और ऐतिहासिक गलतफहमियां ही हमें इंसान बनाए रखती हैं? बिल्कुल। खैर, इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। श्रोत सामग्री के इस सफर में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए और सवाल करते रहिए। बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी लेगो ब्लॉक्स के साथ तो कुछ न कुछ बनाया ही होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब लेगो तो सबका पसंदीदा रहा है। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास कुछ लाल, नीले और पीले रंग के लेगो ब्लॉक्स का एक सेट है और आप उन्हीं सटीक ब्लॉक्स को एक विशेष क्रम में जोड़कर एक शानदार रेसिंग कार तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कार बन गई। हाँ, और फिर बिना कोई नया ब्लॉक जोड़े या हटाए, बस उन्हें जोड़ने का तरीका बदलकर आप उसी सामग्री से एक पूरी तरह से अलग दिखने वाली नाव बना देते हैं। मतलब ब्लॉक्स बिल्कुल वही हैं, बस डिजाइन बदल गया। बिल्कुल, सामग्री बिल्कुल वही है, एक भी ब्लॉक कम या ज्यादा नहीं, लेकिन अंतिम परिणाम और उसका काम पूरी तरह से अलग है। आज हम जिन शोध पत्रों और दस्तावेजों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो रसायन विज्ञान के एक ऐसे ही चकरा देने वाले रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में समावयवता या आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एकदम सही। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी समावयवता के जटिल लेकिन बेहद रोचक संसार को डिकोड करना है। हमें समझना है कि कैसे अणु खुद को अलग-अलग आकारों में ढाल लेते हैं और कैसे एक ही बुनियादी सामग्री से पूरी तरह से अलग भौतिक और रासायनिक गुण वाले पदार्थ वजूद में आ जाते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझें। विज्ञान के इतिहास में जाएं तो इस घटना की ओर सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले वैज्ञानिक बर्जीलियस थे। उन्होंने देखा कि प्रकृति में एक ही फॉर्मूले से अलग-अलग चीजें बन रही हैं और ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। बर्जीलियस का ये ऑब्जर्वेशन उस नींव को चुनौती दे रहा था जहां माना जाता था कि एक रासायनिक सूत्र का मतलब केवल एक ही प्रकार का पदार्थ होता है। मतलब एक फॉर्मूला तो एक ही चीज, ऐसा मानते थे पहले। हाँ बिल्कुल, लेकिन समावयवता का मूल सिद्धांत ये है कि यौगिकों का रासायनिक सूत्र
यानी उनमें मौजूद परमाणुओं की गिनती और प्रकार बिल्कुल समान होता है, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना या 3D स्पेस में उनका अरेंजमेंट अलग होता है और इसी एक छोटे से अंतर के कारण उनके गुण बदल जाते हैं। हाँ, उनके भौतिक गुण जैसे गलनांक या क्वथनांक और उनके रासायनिक गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। अगर हम इसे एक व्यवस्थित ढांचे में रखें तो इसे दो मुख्य श्रेणियों में समझा जा सकता है, संरचनात्मक समायवता और त्रिविम समायवता। तो चलिए पहले इस संरचनात्मक समायवता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे हम केमिस्ट्री के लेगो ब्लॉक्स का बुनियादी स्तर कह सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ सारा खेल इस बात का है कि परमाणुओं के जुड़ने का सीधा क्रम क्या है। जैसे ही क्रम बदलता है, पूरा का पूरा यौगिक एक नई पहचान ले लेता है। हमारे स्रोत श्रृंखला समायवता यानी चेन आइसोमेरिज्म का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। दोनों का फॉर्मूला C4H10 है। हाँ, C4H10। लेकिन नॉर्मल ब्यूटेन में कार्बन एक सीधी रेखा या श्रृंखला में जुड़े होते हैं, एक के बाद एक। और जबकि आइसोब्यूटेन में वही कार्बन एक शाखा या ब्रांच के रूप में बाहर निकल आते हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, इस तरह के बदलाव से अणु का सतही क्षेत्रफल या सरफेस एरिया बदल जाता है, जिसका सीधा असर उनके उबलने के तापमान पर पड़ता है। अच्छा, उबलने का तापमान बदल जाता है। हाँ, और इसके तुरंत बाद स्थिति समाव्यवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात आती है। इसमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला का ढांचा तो वही रहता है, लेकिन जो कार्यात्मक समूह या डबल बॉन्ड है वो अपना स्थान बदल लेता है। मतलब चेन वही है, बस अटैचमेंट की जगह बदल गई। एकदम सही। उदाहरण के लिए ब्यूट 1 और ब्यूट 2 को देखें। दोनों का फॉर्मूला C4H8 है। श्रृंखला भी 4 कार्बन की है, लेकिन ब्यूट 1 में डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है और ब्यूट 2 में वो खिसककर दूसरे कार्बन के बीच आ गया है। बिल्कुल। ये श्रृंखला या स्थान का खिसकना तो फिर भी एक क्रमिक बदलाव लगता है, जिसे आसानी से पचाया जा सकता है, लेकिन कार्यात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म का जो सिद्धांत है वो मुझे किसी जादू से कम नहीं लगता। वो कैसे? यहाँ तो पूरा का पूरा रासायनिक चरित्र ही 180 डिग्री घूम जाता है। जैसे C2H6O फॉर्मूले का उदाहरण लें। हाँ, इथाइल अल्कोहल वाला। हाँ, इसी सटीक फॉर्मूले से इथाइल अल्कोहल भी बनता है, जो एक तरल पदार्थ है, और इसी से डाइमेथाइल ईथर भी बनता है, जो कमरे के तापमान पर एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ये काफी हैरान करने वाला है। मैं यही तो सोच रही थी, अगर हम सिर्फ एक परमाणु की जगह बदल दें तो क्या वो शराब से ईथर बन सकता है? इसके पीछे का भौतिक कारण क्या है? यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यह केवल एक परमाणु के स्थान बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो परमाणु अणु के भीतर ऊर्जा और आकर्षण को कैसे नियंत्रित कर रहा है। अच्छा, ऊर्जा का खेल है पूरा। बिल्कुल। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ता है OH समूह बनाकर, तो वो पाली के अणुओं की तरह ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में सक्षम हो जाता है, जो कि काफी मजबूत बॉन्ड होता है ना? हाँ, ये एक मजबूत अंतराण्विक बल है जो अणुओं को एक साथ खींच कर रखता है। इसीलिए इथाइल अल्कोहल एक तरल है। समझ गई। और ईथर के मामले में क्या होता है? जब वही ऑक्सीजन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आकर छिप जाता है, मतलब O समूह बनाकर, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्षमता खो देता है। अरे वाह! तो अणु एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। एकदम सही। अणु दूर भागने लगते हैं और वो ईथर गैस बन जाता है। इसी से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प पहलू रिंग चेन समावयवता है। रिंग चेन, ये क्या होता है? इसमें एक ही फॉर्मूले से एक खुली हुई श्रृंखला भी बन सकती है और एक पूरी तरह से बंद रिंग भी। जैसे प्रोपीन का उदाहरण स्रोत में दिया गया है। हाँ, C3H6 से प्रोपीन बनता है, जो कार्बन की एक खुली श्रृंखला है, और उसी फॉर्मूले से साइक्लोप्रोपेन बनता है, जो कार्बन की एक बंद त्रिकोणीय रिंग है। तो एक गैस की तरह व्यवहार करता है और दूसरा एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होने वाला अणु है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे अणुओं का आपस में जुड़ने का तरीका उनके अस्तित्व को ही बदल देता है। बिल्कुल। लेकिन अब तक जो हमने बात की उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई केमिस्ट प्रयोगशाला में बैठकर इन परमाणुओं को अलग अलग तरीके से जोड़ रहा है। मैं सोच रही थी, क्या प्रकृति में कोई ऐसा अणु भी है जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के खुद ब खुद अपना आकार बदल सकता हो? खुद ब खुद? हाँ, जैसे विज्ञान कथाओं में रूप बदलने वाले या शेप शिफ्टर्स होते हैं ना? अरे हाँ, विज्ञान कथाओं वाली वो तुलना अब काफी सटीक बैठती है। तो हमारे विश्लेषण का अगला चरण मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म की ओर ले जाता है, जो कुछ इसी तरह का बर्ताव करते दिखते हैं। बिल्कुल।
देखिए, मध्यावयवता या मेटामेरिज्म उन अणुओं में होती है जहां एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। पॉलीवेलेंट मतलब एक ऐसा समूह जो दो तरफ से जुड़ सकता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन। ये एक तराजू की तरह है। अच्छा, तराजू के दोनों पलड़े? हाँ, इस समूह के दोनों तरफ जो एल्काइल समूह लगे होते हैं वे अपना संतुलन बदलते रहते हैं। जैसे डाइथाइल ईथर का उदाहरण ले। बिल्कुल, उसमें बीच में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ दो दो कार्बन है। ये एक संतुलित स्थिति है। और फिर ये बदल कैसे जाता है? वही अणु मीथाइल प्रोपाइल ईथर के रूप में भी मौजूद हो सकता है, जहां ऑक्सीजन के एक तरफ सिर्फ एक कार्बन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन आ जाते हैं। ये तो वाकई तराजू के बाट इधर उधर करने जैसा हुआ। लेकिन टॉटोमेरिज्म के बारे में क्या कहेंगे? यह तो किसी तराजू से ज्यादा एक लगातार चलने वाली मशीन जैसा लगता है। हाँ, टॉटोमेरिज्म वास्तव में रसायन विज्ञान के सबसे गतिशील और जीवंत विषयों में से एक है। डायनामिक है काफी। बहुत ज्यादा। ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही पदार्थ लगातार और बहुत तेजी से दो अलग अलग संरचनाओं में खुद को बदलता रहता है। मतलब वो किसी एक रूप में टिक कर नहीं रहता। एकदम सही। स्रोत में कीटो-एनॉल प्रणाली का एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण डेटा दिया गया है जो इस गतिशीलता को समझाता है। हाँ, उन आंकड़ों पर मेरी नजर गई थी। प्रोपेनोन के मामले में ये बताया गया है कि कीटो रूप 100% स्थिर होता है और इनॉलिक रूप बिल्कुल नगण्य होता है। हाँ, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन जब हम साइक्लोहेक्सेनॉन को देखते हैं तो वहाँ कीटो रूप 99% होता है और इनोलिक रूप 1% होता है। हाँ। तो क्या अणु एक पेंडुलम की तरह इन दो रूपों के बीच लगातार झूलता रहता है? हाँ, ये पेंडुलम वाली उपमा इसे समझने के लिए एकदम सही है। और अगर झूल रहा है तो वो कीटो रूप की तरफ ही इतना ज्यादा क्यों झुका हुआ है? 100% या 99%? इसके पीछे का कारण ऊष्मप्रवैगिकी या थर्मोडायनामिक्स और ऊर्जा की स्थिरता में छिपा है। इसे रसायन विज्ञान में ट्रायड सिस्टम कहते हैं। ट्रायड मतलब 3 का कुछ लेना देना है? हाँ, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु 3 परमाणुओं की छलांग लगाता है। वो कार्बन से टूटकर ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाता है और फिर वापस आ जाता है। बाप रे, इतनी तेजी से? बिल्कुल। अब आते हैं इस बात पर कि पेंडुलम एक तरफ क्यों झुका है। हाँ, कीटो की तरफ। जब अणु कीटो रूप में होता है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O। इस पाई बंध की ऊर्जा लगभग 87 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जो इसे बहुत मजबूत बनाती है। 87? और इनॉलिक रूप में? वहीं इनॉलिक रूप में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C, जिसकी ऊर्जा केवल 60 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। अच्छा, तो ऊर्जा का काफी अंतर है। प्रकृति का एक अटल नियम है, वो हमेशा उस अवस्था को चुनती है जहां ऊर्जा सबसे अधिक स्थिर और मजबूत हो। मतलब जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, प्रकृति उसी को चुनेगी। बिल्कुल। अधिक ऊर्जा वाले बॉन्ड के कारण कीटो रूप हमेशा ज्यादा स्थिर होता है, इसीलिए वो 99% या 100% हावी रहता है। समझ गए? इसके अलावा एक डायड सिस्टम भी होता है, जैसे हाइड्रोसाइनिक एसिड, जहां हाइड्रोजन परमाणु केवल 2 परमाणुओं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ही दोलन करता है। अब तक की चर्चा में हमने उन अणुओं को देखा जिनके कनेक्शन या तार जोड़ने के तरीके ही अलग थे। हाँ, या फिर वे खुद अपने कनेक्शन बदल रहे थे। लेकिन तब क्या हो जब कनेक्शन बिल्कुल 100% समान हो? कौन सा परमाणु किस परमाणु से जुड़ा है यह बिल्कुल एक जैसा हो, फिर भी वे अणु पूरी तरह से अलग व्यवहार करें? ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। संरचनात्मक समाव्यवता से आगे बढ़ते हुए यहीं से हम त्रिविम समाव्यवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब 3D स्पेस के गहरे रहस्य में प्रवेश करते हैं। हाँ, जब परमाणु आपस में जुड़ने का क्रम नहीं बदलते तब हमें यह देखना होता है कि 3D स्पेस यानी त्रि-आयामी अंतरिक्ष में उन परमाणुओं की दिशा और फैलाव क्या है। दिशा मतलब वो किस तरफ मुड़े हुए हैं? बिल्कुल। इसमें सबसे पहला और सबसे रहस्यमयी प्रकार है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को मोड़ने की जादुई क्षमता रखते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश। जो लोग इसे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना दिलचस्प होगा कि रोशनी आमतौर पर हर दिशा में फैलती और कंपन करती है। हाँ, सामान्य रोशनी वैसी ही होती है। लेकिन जब उसे एक विशेष फिल्टर से गुजारा जाता है
तो वो सिर्फ एक ही सीधी दिशा में कंपन करने लगती है। इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और इसे नापने के लिए वैज्ञानिक ध्रुवणमापी या पोलरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और स्रोत के अनुसार इस मशीन में जो जादुई फिल्टर है वो निकोल प्रिज्म कहलाता है, जो कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। बिल्कुल सही। तो होता क्या है, जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश इन विशेष रसायनों के घोल से होकर गुजरता है तो अणु उस प्रकाश की दिशा को घुमा देते हैं। मतलब प्रकाश को ही मोड़ देते हैं। हाँ, कुछ रसायन प्रकाश को दाईं ओर घुमाते हैं, जिन्हें रसायन विज्ञान की भाषा में डेक्स्ट्रो या प्लस कहा जाता है, और कुछ उसे बाईं ओर मोड़ देते हैं, जिन्हें लीवो या माइनस कहा जाता है। लेकिन ये अणु प्रकाश को मोड़ते कैसे हैं? इसके पीछे क्या ताकत है? प्रकाश को इस तरह से मोड़ने की यह रहस्यमयी ताकत अणु में मौजूद कायरल कार्बन से आती है। कायरल कार्बन? ये क्या होता है? कायरल कार्बन वह कार्बन परमाणु है जिससे 4 बिल्कुल अलग-अलग समूह जुड़े हों। ऐसा होने पर पूरा अणु असममित या एसिमेट्रिक हो जाता है, उसमें कोई समरूपता नहीं बचती। यहाँ ये मुद्दा वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। असमिति या एसिमेट्री का ये सिद्धांत बिल्कुल हमारे दाएं और बाएं हाथ की तरह है। हाँ, बहुत अच्छी उपमा है ना? हमारा दाया और बाया हाथ दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे की एकदम सटीक मिरर इमेज है। लेकिन आप बाएं हाथ के दस्ताने को दाएं हाथ में नहीं पहन सकते। बिल्कुल नहीं पहन सकते। वे एक दूसरे पर पूरी तरह से ओवरलैप या सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। स्रोत में अणुओं के इस दाएं और बाएं हाथ वाले रूप को एनेंटियोमर्स कहा गया है। दास्ताने वाला ये उदाहरण 3D स्पेस की इस उलझन को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। एनेंटियोमर्स वास्तव में अंतरिक्ष में एक दूसरे की ऐसी मिरर इमेज होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर इन दोनों रूपों, दाईं ओर घुमाने वाले और बाईं ओर घुमाने वाले को बिल्कुल बराबर मात्रा में एक ही बीकर में मिला दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वो एक रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, जिसे DL या प्लस माइनस से दर्शाया जाता है। ये मिश्रण प्रकाश को बिल्कुल नहीं घुमाता। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आधा हिस्सा प्रकाश को दाईं ओर धकेलता है और आधा हिस्सा उतनी ही ताकत से बाईं ओर। तो अंततः कुल असर शून्य हो जाता है, प्रकाश सीधा निकल जाता है। ये तो गजब का संतुलन है। लेकिन स्रोत में एक और तकनीकी शब्द का जिक्र है, डायस्टीरियोमर्स। हाँ, डायस्टीरियोमर्स। ये वो समवयवी हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, है ना? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर हर विज्ञान प्रेमी को विचार करना चाहिए। कौन सा सवाल? देखिए, एनेंटियोमर्स क्योंकि वे एक दूसरे की सटीक मिरर इमेज हैं, उनके अंदर परमाणुओं के बीच की दूरियां और तनाव बिल्कुल समान होते हैं। इसलिए उनके भौतिक गुण जैसे गलनांक और क्वथनांक बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उन्हें उबालकर या जमाकर अलग करना लगभग असंभव है। अच्छा, क्योंकि वो सब कुछ में समान है। बिल्कुल। लेकिन डायस्टीरियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो क्या उनके गुण अलग होते हैं? हाँ, 3D स्पेस में उनका आकार, उनके परमाणुओं के बीच का कोण और उनका आंतरिक तनाव अलग होता है। इसी ज्यामितीय भिन्नता के कारण उनके भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक और घुलनशीलता पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। मतलब उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। हाँ, उन्हें डिस्टिलेशन जैसी सामान्य प्रक्रियाओं से आसानी से अलग किया जा सकता है। सोचिए, केवल 3D स्पेस में परमाणुओं के फैलाव का तरीका बदलने से एक पदार्थ दूसरे की तुलना में जल्दी उबलने लगता है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला है कि अंतरिक्ष में केवल दिशा बदलने से ऊर्जा के स्तर कैसे बदल जाते हैं। 3D स्पेस में हमने मिरर इमेज और असममिति को तो समझ लिया, लेकिन उन अणुओं के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, जो परमाणुओं को जोड़ के रखते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है? बॉन्ड्स का व्यवहार? हाँ, क्या वे बॉन्ड्स अंतरिक्ष में आजादी से घूम सकते हैं या वे एक जगह फंसे हुए लॉक्ड रहते हैं? ये सवाल हमें ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल समवयवता की गहरी दुनिया की ओर ले जाता है। तो चलिए ज्योमेट्रिकल समवयवता की बात करते हैं। ये लॉक्ड बनाम फ्री का अंतर अणुओं के व्यवहार की पूरी कहानी बयान करता है। जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समवयवता को देखते हैं तो हम उन अणुओं का विश्लेषण कर रहे हैं जहां एक डबल बॉन्ड मौजूद है। जैसे कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड? हाँ, कार्बन-कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन के बीच ये डबल बॉन्ड एक तरह का सख्त ताला है।
ये पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रतिबंधित घूर्णन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पैदा करता है। मतलब ये घूम नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। इस बॉन्ड को तोड़े बिना इसके चारों ओर मौजूद परमाणुओं को घुमाया नहीं जा सकता। और इसी लॉक हो जाने की वजह से 3D स्पेस में दो अलग-अलग स्थितियां पैदा होती हैं, सिस और ट्रांस। सही कहा। अगर समान समूह डबल बॉन्ड के एक ही तरफ फंस गए हैं तो वो सिस रूप है, और अगर वे विपरीत दिशा में क्रॉस में लॉक हो गए हैं तो वो ट्रांस रूप है। स्रोत में इनके भौतिक गुणों की जो तुलना की गई है ना, वो सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि उसके पीछे का भौतिक विज्ञान बहुत गहरा है। हाँ, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ट्रांस रूप का गलनांक और स्थिरता सिस रूप से कहीं अधिक होती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे अणुओं की वास्तुकला या पैकिंग का सिद्धांत काम करता है। ट्रांस रूप की ज्यामिति बहुत सम्मित और संतुलित होती है, सिमेट्रिकल होती है। हाँ, जब ये अणु ठोस अवस्था में क्रिस्टल बनाते हैं तो वे ईंटों की तरह एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से और करीब से पैक हो जाते हैं। तो उन्हें तोड़ने में ज्यादा ताकत लगती होगी। बिल्कुल। इस मजबूत पैकिंग को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिससे उनका गलनांक बढ़ जाता है। और सिस रूप में क्या होता है? इसके विपरीत सिस रूप में भारी समूह एक ही तरफ होने के कारण अणु का आकार बेढंगा हो जाता है, वे अच्छे से पैक नहीं हो पाते। अच्छा, तो वो कमजोर होते हैं। लेकिन एक ही तरफ समूह होने के कारण सिस रूप में एक मजबूत डाइपोल मोमेंट पैदा होता है, यानी अणु का एक सिरा दूसरे से ज्यादा चार्ज हो जाता है। और इससे क्या असर पड़ता है? इस विद्युत खिंचाव के कारण वे पानी जैसे विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं और उनका क्वथनांक बढ़ जाता है। यह पैकिंग और विद्युत खिंचाव का तर्क बहुत स्पष्ट है, लेकिन तब एक उलझन पैदा होती है जब डबल बॉन्ड के चारों ओर मौजूद चारों समूह बिल्कुल अलग-अलग हों। हाँ, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। तब तो समान समूह एक तरफ वाली सिस और ट्रांस की परिभाषा ही काम नहीं करेगी। तब हम उन्हें कैसे नाम देंगे? देखिए, विज्ञान हमेशा ऐसी उलझनों का व्यवस्थित समाधान खोज लेता है। ऐसी जटिल स्थिति के लिए ई और जेड सिस्टम इजाद किया गया। ई और जेड? हाँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो CIP रूल पर आधारित है। इसे आप एक तरह का VIP एक्सेस सिस्टम मान सकते हैं। VIP एक्सेस? वो कैसे? इसमें हम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणुओं को उनकी प्राथमिकता या प्रायोरिटी के आधार पर रैंक करते हैं, और ये प्राथमिकता तय होती है उनकी परमाणु संख्या या उनके वजन से। जो जितना भारी, उसकी प्राथमिकता उतनी अधिक। ये तो बहुत तार्किक है। स्रोत में इस प्राथमिकता का एक क्रम भी दिया गया है। हाँ, जैसे आयोडीन सबसे भारी होने के कारण सबसे ऊपर है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और सबसे हल्का होने के कारण हाइड्रोजन सबसे नीचे आता है। बिल्कुल। तो हम डबल बॉन्ड के दोनों किनारों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि उच्च प्राथमिकता वाले भारी समूह अंतरिक्ष में किस तरफ हैं। अगर दोनों उच्च प्राथमिकता वाले समूह एक ही तरफ हैं तो उसे जर्मन शब्द zusammen से जेड रूप कहते हैं, जिसका अर्थ है एक साथ। और अगर विपरीत हो? और अगर वे विपरीत दिशा में हैं तो उसे entgegen से ई रूप कहते हैं, यानी विपरीत। बहुत दिलचस्प। और अगर किसी रसायन में बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हों, जिसे पॉलीन कहा जाता है, तो उसके कितने अलग-अलग ज्यामितीय आकार बन सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है। हाँ, इसका गणितीय रूप से हिसाब लगाने के लिए स्रोत में एक दिलचस्प फॉर्मूला दिया है। 2 की पावर n, जहां n डबल बॉन्ड्स की संख्या है, बशर्ते अणु के दोनों सिरे अलग-अलग हों। बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला ये दर्शाता है कि जैसे जैसे अणु बड़ा होता है, प्रकृति के पास उसके आकार बदलने की अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती हैं। हाँ, लेकिन इन लॉक्ड बॉन्ड्स की चर्चा से एक सवाल और उठता है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होता है? क्या वो आजादी से घूम सकता है? यहीं से संरूपनीय समावयवता या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की शुरुआत होती है। सिंगल बॉन्ड में कोई पाई इलेक्ट्रॉन का लॉक नहीं होता, तो वो फ्री होते हैं। हाँ, इसलिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चारों ओर मुक्त घूर्णन या फ्री रोटेशन संभव है। अणु अपने अक्ष पर घूम सकता है। लेकिन अगर मुक्त रूप से घूमने की आजादी है तो क्या अणु किसी पंखे की तरह लगातार और बिना रोके बस घूमता ही रहता है? स्रोत में इथीन गैस का उदाहरण है और वहां 2 मुख्य रूपों का जिक्र है, इक्लिप्स्ड फॉर्म यानी ग्रसित रूप और स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए, अणु पंखे की तरह घूमता तो है, लेकिन वो सफर पूरी तरह से बिना रुकावट का नहीं होता। मतलब उसमें भी ब्रेक लगते हैं। हाँ, जब इथेन में 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे के सापेक्ष घूमते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु
ठीक पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं के सामने आ जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से ढक लेते हैं। जैसे ग्रहण लगता है। बिल्कुल, इसीलिए इसे एक्लिप्स्ड या ग्रसित रूप कहते हैं। इस स्थिति में एक भारी समस्या होती है। क्या समस्या? हाइड्रोजन परमाणुओं के आसपास जो इलेक्ट्रॉनों के बादल हैं, वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को जोर से पीछे ढकेलते हैं। रिपल्शन होता है। हाँ, इस धक्का मुक्की से अणु में जो भारी तनाव पैदा होता है उसे टॉर्शनल स्ट्रेन या मरोड़ तनाव कहते हैं। कोई भी अणु इस तनाव और उच्च ऊर्जा की स्थिति में रहना पसंद नहीं करता। इसलिए वो तुरंत घूमकर एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां हाइड्रोजन परमाणु अंतरिक्ष में एक दूसरे से अधिकतम संभव दूरी पर हों। एकदम सही, ताकि प्रतिकर्षण सबसे कम हो सके। यही स्टैगर्ड रूप है। हाँ, जो ऊर्जा के लिहाज से सबसे ज्यादा शांत और स्थिर होता है। ये ऊर्जा का सबसे निचला स्तर है। और इन दोनों के बीच की जो स्थितियां हैं, इन दो चरम स्थितियों, पूरी तरह से ढके हुए एक्लिप्स्ड और अधिकतम दूरी वाले स्टैगर्ड के बीच में जो अनगिनत स्थितियां बनती हैं, उन्हें गॉज या स्क्यू रूप कहा जाता है। मरोड़ तनाव एक अदृश्य ऊर्जा बाधा की तरह काम करता है, जो अणुओं को एक्लिप्स्ड रूप में टिकने नहीं देता और वो हमेशा घूमकर स्टैगर्ड रूप में विश्राम खोजना चाहता है। तो इन सबका आखिर क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे तकनीकी विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे प्रकृति ने एक ही प्रकार के परमाणुओं, उन्हीं लेगो ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके पूरी तरह से अलग भौतिक और रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाने की कला में महारत हासिल की है। बिल्कुल। चाहे वो परमाणुओं को जोड़ने का क्रम बदलकर संरचना बदलना हो, ऊष्म प्रवैगिकी के नियमों का पालन करते हुए हवा में रूप बदलना हो, या फिर 3D स्पेस में एक बिल्कुल अलग ज्यामिति और पैकिंग बनाना हो। जो रसायन एक 3D रूप में अमृत या जीवन रक्षक हो सकता है, अंतरिक्ष में उसकी दिशा थोड़ी सी बदल देने से वो जहर भी बन सकता है। अगर इसे एक बड़े संदर्भ से जुड़कर देखें तो ये सोचना बेहद रोमांचक है। भी भौतिक विज्ञान और रसायन की ये जो अदृश्य 3D ज्यामिति है, ये सिर्फ भारी भरकम किताबों या प्रयोगशाला के बीकरों तक सीमित नहीं है। हमने भी चर्चा की कि कैसे केवल एक बॉन्ड की दिशा या एक कार्बन का दायां बायां बदलने से अणु का तनाव, गलनांक और आकार बदल जाता है। तो जरा सोचिए कि अंतरिक्ष में फैली यही अदृश्य 3D संरचना हमारे जैविक जीवन को कैसे नियंत्रित करती होगी। मतलब हमारे शरीर के अंदर? बिल्कुल। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं और रिसेप्टर्स हैं। वे ये कैसे तय करते हैं कि कौन सी दवा दर्द कम करेगी, कौन सा भोजन ऊर्जा देगा और किसे शरीर से बाहर निकाल देना है। वो कोई फॉर्मूला तो पढ़ते नहीं होंगे? नहीं, वे ऐसा कोई रासायनिक फॉर्मूला पढ़कर नहीं करते। वो ये तय करते हैं उस अणु के 3D आकार को महसूस करके। इसे लॉक एंड की तंत्र कहा जाता है। ताला और चाबी? हाँ, अगर कोई दवा एनेंटियोमर्स के सही रूप में है तो वो कोशिका के ताले में चाबी की तरह एकदम फिट बैठ जाएगी और बीमारी ठीक कर देगी। और अगर गलत रूप में हो तो? अगर वही दवा अपनी मिरर इमेज वाले रूप में शरीर में गई तो फॉर्मूला सेम होने के बावजूद वो ताले में फिट नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे बाएं हाथ का दस्ताना दाएं हाथ में फिट नहीं होता। अरे वाह! जीवन की पूरी कार्यप्रणाली, एंजाइमों का काम करना, हमारे डीएनए की संरचना, सब कुछ इसी त्रिविम समावयवता और अंतरिक्ष में परमाणुओं के सटीक कोण पर टिका है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हमें मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ सामग्री के रूप में नहीं, बल्कि आकार और ज्यामिति के एक बेहद जटिल नृत्य के रूप में देखें। क्या अद्भुत विचार है। जो लेगो ब्लॉक्स हमने इस चर्चा की शुरुआत में जोड़े थे, वे सिर्फ निर्जीव खिलौने नहीं हैं। वे रसायन विज्ञान और अंततः जैविक जीवन की वो अदृश्य त्रिआयामी इमारतें हैं जो हर पल ये तय करती हैं कि हम कैसे सांस लेते हैं, हमारी दवाइयाँ कैसे असर करती हैं और ब्रह्मांड में जीवन अपनी जटिलता को कैसे बनाए रखता है। सामग्री वही है, लेकिन 3D स्पेस में उसे सजाने के तरीके अनंत संभावनाएं पैदा करते हैं। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना कीजिए कि सुबह नाश्ता बनाते वक्त जिस गैस स्टोव पर अंडे उबाले जा रहे हैं, अगर उस गैस के बिल्कुल अदृश्य ढांचे में, मतलब उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, बस एक बहुत ही मामूली सा बदलाव कर दिया जाए। हाँ, एक ऐसा बदलाव जिसे दुनिया का कोई भी ताकतवर माइक्रोस्कोप आसानी से ना पकड़ सके। एग्जैक्टली। तो अगर वो छोटा सा बदलाव हो जाए तो अचानक उस गैस में इतनी भयानक एक्सप्लोजिव एनर्जी आ जाएगी कि वो ठोस लोहे और स्टील को मक्खन की तरह काट सकती है। बिल्कुल सही कहा। और ये कोई जादू नहीं है। राइट, जादू नहीं है। ये उस अदृश्य रेसिपी बुक का एक छोटा सा हिस्सा है जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री है जिसका नाम है
1-2-D-different organic compounds.pdf। एक बहुत ही डिटेल से भरा हुआ डॉक्यूमेंट। हाँ, और आज का हमारा मिशन इस बात की तह तक जाना है कि कैसे केवल एक कार्बन या हाइड्रोजन परमाणु के बदलने से या उनके बीच के खिंचाव में थोड़ा सा मामूली बदलाव होने से एक साधारण गैस खाना पकाने के ईंधन से लेकर एक जीवन रक्षक दवा में बदल जाती है, या फिर मस्तिष्क को कंट्रोल करने वाले केमिकल में। बिल्कुल। और इस विषय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये केवल कुछ रटने वाले केमिकल फॉर्मूलाज की लिस्ट नहीं है। हाँ, ज्यादातर लोग केमिस्ट्री को फॉर्मूलेज का जंगल ही समझते हैं। वही तो, लेकिन दरअसल ये प्रकृति की वास्तुकला है, यानी आर्किटेक्चर का अध्ययन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। अच्छा। हाँ, उनका आकार क्या है और वे स्पेस में यानी अंतरिक्ष में किस तरह से व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब इस सोर्स मटेरियल को पहली बार देखते हैं ना, तो ये CHNO जैसे अक्षरों के किसी भूल भुलैया जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन असल में ये हमारी डेली लाइफ की कहानी है। मतलब हम जो प्लास्टिक की बोतल रोज इस्तेमाल करते हैं या जो दवाएं हम दर्द कम करने के लिए लेते हैं, वो सब इसी आर्किटेक्चर का नतीजा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये पूरी व्यवस्था आखिर शुरू कहाँ से होती है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संरचना यानी स्ट्रक्चर ही सब कुछ तय करती है। अगर हम इस आर्किटेक्चर की नींव की बात करें, जो सबसे बेसिक फाउंडेशन है। हाँ, बेसिक फाउंडेशन, तो वो नींव हैं एल्केन्स। इन्हें सबसे सरल और बुनियादी यौगिक या कंपाउंड्स माना जाता है। इनका सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। राइट। इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और ये एक दूसरे से केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अच्छा, सोर्स मटेरियल में इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा गया है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, तो एल्केन्स केमिस्ट्री के इंट्रोवर्ट्स की तरह है। इंट्रोवर्ट्स? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका है इसको देखने का। हाँ, क्योंकि ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और जल्दी किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसीलिए इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है, जिसका लैटिन में मतलब ही होता है कम लगाव या कम क्रियाशीलता। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये इंट्रोवर्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनका ढांचा बहुत ही स्टेबल होता है। अगर हम स्ट्रक्चरल लेवल पर देखें तो एल्केन्स में कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। sp3, जिसमें 25% S और 75% P होता है। बिल्कुल सही। अब बिना किसी भारी टेक्निकल लैंग्वेज के इसका मतलब समझें तो ये एक स्पेशल ज्योमेट्री है। कार्बन अपने चारों ओर मौजूद परमाणुओं को एक टेट्राहीड्रल या चतुष्फलकीय आकार में अरेंज करता है, जिसमें हर बॉन्ड के बीच लगभग 109.5 डिग्री का एंगल होता है। राइट? एग्जैक्टली। ये एक 4 पैरों वाले स्टूल की तरह है, बेहद स्थिर, बैलेंस्ड और जिसे आसानी से गिराया नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही हैरान करने वाली लग रही थी, अगर ये एल्केन्स इतने ही शांत और इंट्रोवर्ट्स हैं, तो ये पूरी दुनिया को एनर्जी कैसे दे रहे हैं? मतलब सोर्स में स्पष्ट लिखा है कि मीथेन, जो कि C1 है, और इथेन C2, इनका उपयोग नेचुरल गैस के रूप में खाना पकाने में होता है। बिल्कुल होता है। और जो बड़े एल्केन्स हैं जैसे नॉनेन, जो C9 है, और हेक्साडेकेन, जो C16 है, वो तो सीधे एविएशन फ्यूल और भारी डीजल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो इतनी शांति से इतनी एनर्जी कैसे? देखिए, एनर्जी उनके खुद कुछ करने से नहीं मिलती, बल्कि उनके बॉन्ड्स के टूटने से मिलती है। वे खुद से किसी के पास रिएक्ट करने नहीं जाते, लेकिन जब हम उन्हें जलाकर उनके उन मजबूत सिंगल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो अंदर से भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। ओह अच्छा, तो बेसिकली हम उन्हें फोर्स करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। एक और बात जो मुझे डॉक्यूमेंट पढ़ते वक्त थोड़ी उलझने वाली लगी। क्या थी वो? दस्तावेज बताता है कि जो छोटे एल्केन्स होते हैं C1 से लेकर C4 तक, वो गैस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं, मान लीजिए C5 से C17 तक, तो वे लिक्विड बन जाते हैं। हाँ, तरल अवस्था में आ जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि C18 और उसके बाद वाले एल्केन्स तो मोम जैसे ठोस वैक्स लाइक सॉलिड हो जाते हैं। मतलब केवल कुछ अदृश्य कार्बन परमाणु जोड़ने से एक हवा में उड़ने वाली गैस ठोस मोम में कैसे बदल सकती है? ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? अगर इसे
बड़े पिक्चर में कनेक्ट करें तो ये प्रकृति का एक बहुत ही शानदार पैटर्न है। इसे वेल्क्रो के प्रभाव की तरह सोचिए। वेल्क्रो जैसे कपड़ों में होता है? हाँ, वही वेल्क्रो। जब मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं जैसे मीथेन, तो वो छोटी वेल्क्रो पट्टियों की तरह होते हैं। वो एक दूसरे से ज्यादा चिपक नहीं पाते, उनके बीच का अट्रैक्शन वीक होता है, इसीलिए वो गैस के रूप में हवा में उड़ते रहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी होती जाती है, उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वे लंबी वेल्क्रो पट्टियों की तरह हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब वो आपस में ज्यादा उलझने लगते हैं। सही पकड़ा। उनके बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत हो जाता है। वे एक दूसरे से पूरी तरह उलझने लगते हैं, जिससे वे पहले गैस से लिक्विड बनते हैं और फिर मॉलिक्यूलर वेट और बढ़ने पर भारी मोम जैसे सॉलिड बन जाते हैं। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार तरीका है इस प्रोसेस को समझने का। और शायद इसी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं, रंगीन, गंधहीन और पानी में घुलने के बजाय बेंजीन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही घुलते हैं। बिल्कुल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का रूल यहाँ अप्लाई होता है। राइट। सोर्स मटेरियल में इन एल्केन्स को बनाने की कुछ दिलचस्प केमिकल रिएक्शंस का भी जिक्र है, जैसे कोरी हाउस रिएक्शन हो गई, फिर वर्ट्स रिएक्शन है जिसमें ड्राई ईथर और सोडियम मेटल का यूज होता है। हाँ, और फ्रैंकलिन रिएक्शन भी है। हाँ, जिसमें डाई एल्काइल जिंक का उपयोग होता है। ये सभी अभिक्रियाएं असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेगो बिल्डिंग टेक्निक्स हैं। जब हमें छोटे एल्केन मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक लंबी भारी चेन बनानी होती है, तो इन स्पेशल केमिकल मेथड्स का उपयोग किया जाता है। तो एल्केन्स के इस शांत, स्टेबल और इंट्रोवर्ट दुनिया को समझने के बाद चलिए अब थोड़ा गर्मी बढ़ाते हैं। सही बात। सोर्स में अगला बड़ा पड़ाव है एल्केन्स और एल्काइन्स। हाँ, अब मजा आएगा। अगर हम एल्केन्स से कुछ हाइड्रोजन हटा दें और कार्बन परमाणुओं को मजबूर करें कि वे एक के बजाय 2 या 3 बॉन्ड साझा करें, तो फिर क्या होता है? तब हम केमिस्ट्री की बहुत ही तनावपूर्ण यानी टेंस दुनिया में प्रवेश करते हैं। एल्केन्स, जिनका फॉर्मूला CnH2n होता है, उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं ना? हाँ, और यहाँ मॉलिक्यूल्स की आर्किटेक्चर पूरी तरह बदल जाती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, जो कि 33.3% S और 66.6% P होता है, मॉलिक्यूल अब 3D पिरामिड जैसा नहीं रहता। तो कैसा हो जाता है? वो एक ट्रिगनल प्लेनर यानी समतलीय त्रिकोण का आकार ले लेता है, जिसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 से बढ़कर 120 डिग्री हो जाता है। ये पानी से हल्के होते हैं और पानी में नहीं घुलते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब एक बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड होने से डे टू डे लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसको ऐसे सोचिए कि एक डबल बॉन्ड ऐसा है जैसे 2 लोग एक दूसरे के दोनों हाथ बहुत कसकर पकड़कर खड़े हों। पहला हाथ, जिसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, वो तो मजबूती से पकड़ा हुआ है। राइट। लेकिन जो दूसरा हाथ है यानी पाई बॉन्ड, वो थोड़ा खिंचाव और तनाव में है। वो स्ट्रेस में होने के कारण बहुत आसानी से टूट सकता है। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब ही है तेल बनाने वाला। अच्छा। क्योंकि वो इसी स्ट्रेस की वजह से तुरंत रिएक्ट करने के लिए हर वक्त बेताब रहते हैं। और मुझे लगता है कि इसी बेताबी का फायदा हम इंसान उठाते हैं। सोर्स में लिखा है कि एल्केन्स का यूज पॉलीथीन बनाने में होता है। वही पॉलीथीन प्लास्टिक जिससे बाल्टी, कटोरे और बैग बनते हैं, और पॉलीस्टाइरीन से तो कार बैटरी और रेफ्रिजरेटर के पुर्जे बनते हैं। बिल्कुल सही। जब वो तनावपूर्ण दूसरा बॉन्ड टूटता है तो मॉलिक्यूल आजाद हो जाता है और वो फटाफट अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो पड़ोसी किसी अगले का हाथ पकड़ लेता है। एक लंबी चेन बन जाती है। हाँ, ये चेन लाखों मॉलिक्यूल्स तक चलती है और इस प्रोसेस को ही पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसी से वो ठोस प्लास्टिक बनता है जिसे हम अपने आसपास रोज देखते हैं। ये सच में दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है। एक स्ट्रेस्ड बॉन्ड टूटने से प्लास्टिक की बाल्टी बन जाती है। सोचिए जरा। और अगर हम एक कदम और आगे बढ़ें एल्काइन्स की ओर, जिनका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, इनमें तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ, और यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, 50% S और 50% P, जिससे ज्योमेट्री बिल्कुल लीनियर यानी सीधी हो जाती है। ये तो तनाव का एक्सट्रीम लेवल हो गया ना? बिल्कुल। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि एनर्जी एक स्प्रिंग की तरह पूरी तरह से दबी हुई है। और जब वो स्प्रिंग खुलती है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। दस्तावेज बताता है कि इथाइन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग और कटिंग में होता है। हाँ, जब इस ट्रिपल बॉन्ड को पोड़ा जाता है और ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो एनर्जी का विस्फोट होता है।
और वो विस्फोट 3600 केल्विन का भारी तापमान पैदा करता है। 3600 केल्विन, ये इतनी गर्मी है जो मोटे आयरन और स्टील को पलक झपकते ही पिघला सकती है। देखिए, यही केमिस्ट्री की असली ताकत है। मॉलिक्यूल के अंदर छिपी हुई इस इनविजिबल एनर्जी को समझना और उसे अपने फायदे के लिए कंट्रोल करना। बिल्कुल। अब तक हमने जो भी चर्चा की उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन की दुनिया देखी है, लेकिन सोर्स मटेरियल हमें अब अगले चरण पर ले जाता है। यहाँ कुछ नए एलिमेंट्स इस पार्टी में शामिल होते हैं। हैलोजन का आक्रमण। हाँ, अल्काइल हैलाइड्स। राइट। जब किसी स्ट्रक्चर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन प्रवेश करते हैं एल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर, तो बन जाते हैं एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। यहाँ भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहता है। देखिए, हैलोजन्स ना केमिस्ट्री के एक्सट्रोवर्ट या ध्यान आकर्षित करने वाले तत्व हैं। जब वे किसी शांत अल्केन चेन में जुड़ते हैं तो वे मॉलिक्यूल की पूरी डायनामिक्स ही बदल देते हैं। वो कैसे? हैलोजन परमाणुओं की एक खासियत होती है, उन्हें इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार होता है। वे कार्बन के साथ शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बहुत जोर से खींचते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन्स की खींचातानी का आखिरी नतीजा क्या होता है? डॉक्यूमेंट कहता है कि इनकी नेचर पोलर हो जाती है। एकदम सही। इसे ऐसे समझें कि हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन्स की चादर को पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया है। अच्छा। इससे होता यह है कि मॉलिक्यूल के हैलोजन वाले सिरे पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज बन जाता है और कार्बन वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एक छोटे चुंबक यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। एग्जैक्टली। और इसी पोलैरिटी के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नतीजन उनका बॉइलिंग पॉइंट अचानक से बढ़ जाता है। और सॉस में बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का एक बहुत ही स्पष्ट क्रम दिया गया है। आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और अंत में फ्लोराइड। मतलब Ri greater than Rbr greater than RCl greater than Rf। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आयोडीन का आकार इन सब में सबसे बड़ा और भारी है, तो उसके उस पोलैरिटी वाले चुंबक का प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि शुद्ध रूप में ये कलरलेस होते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट भी यही कहता है। लेकिन पोलैरिटी और अपने बड़े आकार के कारण ब्रोमाइड और आयोडाइड लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही लाइट की किरणें इन पर पड़ती हैं, वे इनके अनस्टेबल बॉन्ड्स को हिला देती हैं और ये तुरंत रंग डेवलप कर लेते हैं। और हाँ, जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक मीठी सी गंध भी होती है। लेकिन इस सब में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो इन हेलो एल्केन्स का एक पर्टिकुलर यूज है। दस्तावेज में मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाए गए एक क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक का जिक्र है। आप क्लोरामफेनिकोल की बात कर रही हैं? हाँ, वही क्लोरामफेनिकोल। ये टाइफाइड के इफेक्टिव ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा यूजफुल है। मतलब सोचिए जरा, उसी साधारण कार्बन और हाइड्रोजन के इंट्रोवर्टेड ढांचे में बस एक हैलोजन यानी क्लोरीन जोड़ने से वो एक ऐसी जानलेवा बीमारी का इलाज बन जाता है। ये कैसे संभव है? ये सब ताले और चाबी के गेम की तरह है। जब स्ट्रक्चर में क्लोरीन जुड़ता है तो वो उस मॉलिक्यूल का 3D आकार और उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों को बदल देता है। अच्छा। ये नया आकार और चार्ज इस दवा को ऐसी शेप देता है कि ये टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया की इंटरनल मशीनरी में जाकर बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है और फिट होकर उस मशीनरी को जैम कर देता है। वाओ। अगर उस दवा में वो एक क्लोरीन ना हो तो दवा की चाबी उस बैक्टीरिया के ताले में फिट ही नहीं होगी और बीमारी ठीक नहीं होगी। ये वाकई एक चमत्कारिक आर्किटेक्चर है। हाँ। अब इस ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर में एक और मसाले की बात करते हैं और वो मसाला है ऑक्सीजन। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की एंट्री होती है तो हम अल्कोहल्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स की दुनिया में कदम रखते हैं। ऑक्सीजन को तो केमिस्ट्री में वैसे भी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। सही कहा। अगर हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाले एक्सट्रोवर्ट्स हैं तो ऑक्सीजन उनसे भी बड़ा इलेक्ट्रॉन हॉग है। मतलब उसे इलेक्ट्रॉन्स की और ज्यादा भूख है। अच्छा। अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप होता है जो sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी मजबूती से अपनी ओर खींचता है कि ये आसानी से पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है और उसमें घुल मिल जाता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के रूप में होते हैं। और इस OH ग्रुप के जुड़ने से लिटरली जिंदगी और मौत का अंतर पैदा हो सकता है।
सोर्स में दिए गए एग्जाम्पल्स को ही अगर हम देखें, हाँ बताइए। अल्कोहल ड्रिंक्स में पाया जाता है जहां 30 से 40% एथेनॉल होता है, और इसी एथेनॉल का उपयोग हम चोट लगने पर घावों को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं और प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज होता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें मिथेनॉल को, उसका उपयोग इंटरनल कंबशन इंजन्स में फ्यूल के रूप में होता है। दोनों ही अल्कोहल्स हैं, लेकिन एक को इंसान ड्रिंक में कंज्यूम कर सकता है और दूसरे को अगर पी ले तो सीधे उसकी जान जा सकती है। इसका कारण उनकी छोटी सी संरचना में है। मिथेनॉल में केवल एक कार्बन एटम होता है और एथेनॉल में 2 कार्बन एटम होते हैं। बस एक कार्बन का फर्क। हाँ, बस एक। हमारे शरीर के जो एंजाइम्स हैं वो इस एक कार्बन के डिफरेंस को बहुत अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। इथेनॉल को हमारा शरीर धीरे धीरे पचा लेता है, लेकिन जब मेथनॉल हमारे लिवर में जाता है तो हमारा लिवर उसको प्रोसेस करके फॉर्मेल्डिहाइड में बदल देता है। और फॉर्मेल्डिहाइड तो बहुत टॉक्सिक होता है। बेहद टॉक्सिक। ये एक भयानक जहर है जो बॉडी में सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जिससे अंधापन या तुरंत मौत हो सकती है। केवल एक एटम का जुड़ना या हटना यहाँ इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। ये थोड़ा डरावना भी है और अमेजिंग भी। और अगर हम मॉलिक्यूल की संरचना को थोड़ा और चेंज करें, सोर्स पढ़ते हुए मैं देख रही थी कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो जाए, जिसे C डबल बॉन्ड O कहते हैं, तो वो एक नया कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। हाँ, अगर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO है, तो हम उसको एल्डिहाइड कहते हैं। और अगर यही ग्रुप सेकेंडरी कार्बन यानी चेन के बीच में जुड़ा हो, तो हम उसको कीटोन कहते हैं। राइट। और इसमें एक सबसे मजे की बात बताऊं? हाँ, क्या? अगर आप अल्कोहल के OH ग्रुप और कार्बोनिल के C डबल बॉन्ड O ग्रुप को एक ही मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन पर मिला दें, तो वो एक एकदम नई चीज बन जाती है, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसमें COOH ग्रुप होता है। ओह, यानी 2 बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप्स मिलकर एक तीसरा नेचर बना लेते हैं, एक अम्ला या एसिड, जैसे विनेगर या सिरका जो हम अपने खाने में रोज यूज करते हैं। एग्जैक्टली। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति खुद एक लैबोरेटरी में बैठकर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हो। अब इस पूरी चर्चा को एक और गहरे लेवल पर ले जाते हैं। चलिए। ऑक्सीजन को समझने के बाद डॉक्यूमेंट हमें एक और एलिमेंट की ओर ले जाता है जो हम इंसानों से, हमारे शरीर, हमारी डेली लाइफ और हमारी चेतना से बहुत करीब से जुड़ा है, नाइट्रोजन। एमाइंस। हाँ, खास तौर पर एमीन्स और उनका ह्यूमन बॉडी से कनेक्शन। ये एमीन्स, माफ कीजिए, एमाइंस होते क्या हैं? एमाइंस दरअसल अमोनिया, जिसका फॉर्मूला NH3 होता है, उसके डेरिवेटिव्स हैं। जब अमोनिया मॉलिक्यूल के एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर उनकी जगह पर एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए जाते हैं, तब अमाइंस बनते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी भी जीवित प्राणी यानी लिविंग बीइंग में बहुत ही बुनियादी भूमिका निभाते हैं। सोर्स के अनुसार अगर देखें तो इनका उपयोग वाटर प्यूरिफिकेशन यानी जल शोधन में होता है, और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक बनाने में तो इनका यूज होता ही है, दवाओं में भी होता है। हाँ, काफी वाइड यूज केसेस हैं इनके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सोर्स में मेंशन की गई है वो ये है कि अमीनो एसिड्स के प्रोडक्शन में शामिल हैं। और जैसा कि सब जानते हैं, अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। सही बात है। बिना अमीन्स के कोई प्रोटीन नहीं बन सकता, और बिना प्रोटीन के हम जानते हैं कि अर्थ पर किसी भी तरह के जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। तो एक तरह से अमीनो एसिड्स ही लाइफ का केमिकल आधार है। इससे एक बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है। अगर हम आज की इस डीप डाइव की पूरी यात्रा को देखें, तो जो कहानी खाना पकाने वाली शांत गैस और प्लास्टिक की बल्टी बनाने वाले एल्कीन्स से शुरू हुई थी, वो अब देखते ही देखते सीधे मानव चेतना और हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल तक पहुंच गई है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही स्पेसिफिक अमीन का उल्लेख किया गया है, सेरोटोनिन। ये एक अमीन है जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। राइट, सेरोटोनिन। ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को बैलेंस करता है और ब्रेन की फंक्शनिंग को नेचुरली चलाता है। सोचने वाली बात है। हाँ, अगर हम ह्यूमन ब्रेन को बॉडी के एक बड़े कंट्रोल रूम के रूप में देखें तो ये वाकई केमिकल्स का एक काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये सोचकर ही कितनी हैरानी होती है कि मॉलिक्यूल्स के एक स्पेसिफिक 3D आर्किटेक्चर, जो कि एक अमीन है, दरअसल वही तय कर रहे हैं कि आज हमें खुशी महसूस होगी या हम उदास रहेंगे। और मेडिकल साइंस ने इसी केमिकल लैंग्वेज, इसी ताला और चाबी के मैकेनिज्म को समझकर हमारे लिए रेवोल्यूशन लाने वाली दवाइयां बनाई है। जैसे कि सोर्स मटेरियल में एनाल्जेसिक्स यानी दर्द निवारक दवाओं का जिक्र है।
जैसे मॉर्फिन और डिमेरोल। ये पावरफुल पेन किलर्स भी अमीन से ही बनाए जाते हैं। ओह वाह। इनकी केमिकल संरचना ऐसी होती है कि ये हमारे ब्रेन के पेन रिसेप्टर्स में जाकर बिल्कुल वैसे ही फिट हो जाते हैं जैसे दर्द का सिग्नल देने वाले नेचुरली अकरिंग बॉडी केमिकल्स होते हैं। अच्छा। तो वो रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। वो वहां उस लॉक में फिट होकर सिग्नल का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और अचानक से चोट वही होती है, लेकिन हमें दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। तो अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसेंशियली लेबोरेटरी में बने रसायनों यानी केमिकल्स का उपयोग करके शरीर के अपने खुद के बायोलॉजिकल केमिकल्स को हैक कर रहे हैं। आप इसको केमिस्ट्री का बायोलॉजिकल हैक ही कह सकती हैं। हमने सफर शुरू किया था उन साधारण हाइड्रोकार्बन से जिन्हें हम जलाते हैं, और अब हम मानवीय पीड़ा यानी ह्यूमन पेन को कम करने वाले इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक पहुंच गए हैं। तो आज की इस डीप डाइव को अगर हम समेटें और पीछे मुड़कर देखें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सच्ची और अविश्वसनीय यात्रा रही है। एकदम माइंड ब्लोइंग जर्नी। हमने अनसैचुरेटेड, कंप्लीटली इंट्रोवर्टेड लगने वाले अल्केन से शुरुआत की थी, जो अपनी शांति और स्टेबिलिटी के बावजूद ईंधन बनकर हमारी रसोई और हवा में उड़ने वाले जहाजों को चलाते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे बस हाइड्रोजन को हटाकर और बॉन्ड्स को डबल या ट्रिपल करके हमने उन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रेस पैदा किया, जिस स्ट्रेस से हमें डेली यूज का प्लास्टिक मिला और धातुओं को पिघलाने वाली 3600 केल्विन की एक्सट्रीम हीट मिली। उसके बाद हैलोजेंस की एंट्री हुई। उन्होंने आकर इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, मॉलिक्यूल्स को पोलर बनाया, जिससे क्लोराम्फेनिकोल जैसे लाइफ सेविंग केमिकल्स बने जो टाइफॉइड जैसे बैक्टीरिया को लॉक कर देते हैं। फिर ऑक्सीजन के जुड़ने की कहानी आई, जिससे हमें पीने लायक एथेनॉल और इंजन में जलने वाला मीथेनॉल मिला। और अंत में अमोनिया के डेरिवेटिव्स यानी अमीन्स ने तो सीधे लाइफ और बॉडी फंक्शंस को ही समझा दिया। प्रोटीन का आधार और ब्रेन को कंट्रोल करने वाला सेरोटोनिन। जब कोई इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतनी गहराई से देखता है ना, तो एक बहुत ही गहरा थॉट मेरे मन में आता है। वो क्या? सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बस एक परमाणु, एक छोटे से एटम के बदलने से या एक बॉन्ड के हटने से उस मॉलिक्यूल का पूरा अस्तित्व और उसकी नेचर एकदम से पलट जाती है। हाँ, जैसा हमने पूरे डिस्कशन में देखा है। मतलब एक आम सी अदृश्य गैस मोम जैसे ठोस पदार्थ में बदल जाती है, या फिर एक नॉर्मल सा रसायन किसी जानलेवा जहर से एक जीवन रक्षक दवा बन जाता है। तो क्या हमारा ये विशाल ब्रह्मांड और हमारा खुद का जीवन भी ऐसी छोटे छोटे इनविजिबल बदलावों की अनंत श्रृंखला का एक चेन रिएक्शन का नतीजा नहीं है? ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। हाँ, हम इंसान अक्सर खुद को इस दुनिया या प्रकृति से अलग समझते हैं। हम सोचते हैं हम सुपीरियर हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम भी ठीक उसी केमिकल रेसिपी बुक से बने हैं जिस किताब से इस गैलेक्सी के तारों, ग्रहों और मिट्टी का निर्माण हुआ है। सब कुछ वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का खेल है। एक ही नींव पर खड़ी अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक की बिल्डिंग्स हैं हम सब। एग्जैक्टली। तो अगर कोई अगली बार अपने हाथ में एक नॉर्मल सी प्लास्टिक की बाल्टी देखे या किसी दिन सिर दर्द कम करने के लिए कोई पेन किलर टैबलेट खाए, तो उसे ये जरूर याद रखना चाहिए कि वो केवल एक निर्जीव चीज नहीं है। हाँ, वो किसी फैक्ट्री का सिर्फ एक उत्पाद या निर्जीव प्रोडक्ट अपने हाथ में नहीं पकड़े हैं। वो वास्तव में एक बहुत बड़ी, अनंत और कॉस्मिक केमिकल पहेली का एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा अपने हाथों में थामे हुए हैं। एक ऐसी पहेली जिसमें हम खुद भी एक हिस्सा हैं। इससे बेहतर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइफ से जोड़ना शायद ही मुमकिन है। तो इस हैरातंगेज स्रोत सामग्री की और केमिस्ट्री के इस अदृश्य मैजिकल दुनिया की हमारी आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत